A single hashtag in every box so that it comes out properly. It should be, but No, we'll get it done. चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ चैन से कहाँ सोता हूँ। नमस्कार, मैं विवेक राय, कृषि ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान दिवस के मौके पर आप सभी को किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल 23 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हमारे किसानों की कड़ी मेहनत, संघर्ष और समर्पण को सम्मानित करने का दिन होता है। इस दिशा में विगत 28 वर्षों से कृषि क्षेत्र में निर्बाध रूप से कार्यरत देश की लीडिंग एग्रीकल्चर मीडिया हाउस कृषि जागरण पूर्ण रूप से समर्पित है। हर किसान दिवस के मौके पर कृषि जागरण किसान हित में कई विशेष पहल करता है। इस वर्ष भी कृषि जागरण ने कई महत्वपूर्ण पहल की है, जिनके बारे में कृषि जागरण के संस्थापक एवं प्रधान संपादक श्री MC डोमिनिक सर आप सभी को बताएंगे। उससे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा कि भारत में कृषि केवल एक पेशा नहीं, बल्कि यह हमारे समाज की नींव है। हमारे किसान न केवल देश का पेट भरते हैं, बल्कि वे हमारी संस्कृति और परंपराओं को भी बचाए रखते हैं। आज हम इस वेबिनार के माध्यम से किसानों की जिंदगी और उनकी मेहनत को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही आज हम यह एक महत्वपूर्ण और सामयिक विषय पर चर्चा करेंगे, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए किसानों के लिए टिकाऊ कृषि पद्धतियां। हम सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन को कृषि पर कितना असर पड़ा है। मौसम के बदलाव, अत्यधिक गर्मी, असमय बारिश और बाढ़ जैसी समस्याएं किसानों के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि हम जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कृषि में बदलाव लाएं और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाएं। आज इस वेबिनार का उद्देश्य किसानों को उन टिकाऊ कृषि पद्धतियों से अवगत कराना है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम कर सकती हैं और कृषि की ओर अधिक प्रभावी बना सकती हैं। हमारे किसानों को यह समझने की आवश्यकता है कि टिकाऊ कृषि न केवल उनका भविष्य संवार सकती है, बल्कि हमारे देश का भविष्य भी संवार सकती है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हमें सामूहिक प्रयास करने होंगे और टिकाऊ खेती दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आइए हम सभी मिलकर इस विषय पर चर्चा करें और किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचाने के लिए मदद करें। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं कृषि जागरण के संस्थापक और प्रधान संपादक श्री MC डोमिनिक सर को आमंत्रित करूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस किसान दिवस के मौके पर हमारे किसान भाई और बहनों के साथ अपने विचार साझा करें। सर प्लीज। थैंक यू विवेक। नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप लोग का साथ बातचीत होने के मौका मिला हमें। हमारा आपको मालूम है पिछले 28 साल से हम ये कोशिश कर रहा हूँ कैसे किसान को आवाज सारे जगह पहुंच सकते हैं। इसलिए हमने सोचा आज किसान का दोस्त है, किसान का साथ, किसान का बात सुनने के हम सारा तैयार होके बात कर रहे हैं। आपने देखा हुआ कृषि जार हमेशा कोई भी प्रोग्राम करे उसमें पहले हमारा हानि हो गए किसान। आपने देखा हुआ भी हर एक प्रोग्राम में हमारा पहले बात करते हमारा किसान भाई बात करते। ओके, आज इस किसान दोस्त में हमने कोई नया आइडिया सोचा था आप लोगों से डिस्कस करके आगे बढ़ाने के लिए, कैसे किसान का नाम हमेशा आगे रहे। इसमें हमारा आज हमने एक नाम सोचा, किसान के लिए एक वर्ड यूज करने के लिए हमने यूजा। आपने देखा हुआ मेरा नाम का आगे हमने लिखा है FMR। ये हमने सोचा फार्मर। ओके, हमने ये सोच रहा था फार्मर को, आप देखा हाई एक डॉक्टर है उनका डॉक्टर होते, एक एडवोकेट है इनके एडवोकेट होते, और प्रोफेसर का प्रोफेसर होते। लेकिन हम किसानों का नाम का आगे क्यों एक नाम एक टाइटल नहीं हो पा रहे। हमें प्राउड होना चाहिए, मैं किसान हूँ, मुझे किसान का तरफ से मुझे आगे बढ़ना है, मुझे बिजनेस करना है, किसानी का बिजनेस करना है। हमने सोचा हमें एक टाइटल दे दे फार्मर। ओके, फार्मर विवेक और फार्मर डोमिनिक, उसके आगे कैसे हम एक डॉक्टर स्पेशलिटी लिखते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट और ऑर्थोपेडिक, कोई भी सेम वे हमने सोचा हमारा किसान उनका नाम के आगे लिखे, मैं ऑर्गेनिक फार्मर हूँ और टोमेटो फार्मर हूँ। हमें ना जब अभी हम आगे जाएंगे हमारा विजिटिंग कार्ड दे किसको भी, हमें एक बिजनेसमैन का तरफ से आगे बढ़ना है। क्यों हमारा आइडेंटिटी के ऊपर हम काम नहीं कर सकते, हमें हमारा एक ब्रांड बनना है। देख लो, जब तक किसान एक ब्रांड नहीं हो सकते हमारा वैल्यू कहीं भी नहीं मिलेगी। जब किसान वैल्यू ब्रांड बनने शुरू हो गए आपका प्रोडक्ट का वैल्यू भी बहुत बढ़ जाएगी। मैंने मालूम है कल हमने बहुत किसानों के बात कर रहा था। किसान बोल रहे सर हमारा खेत में आके लोग
प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं, हम प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, बहुत जगह में ये है। सो ऐसा है तो उसका एक नाम शुरू करने दो। ओके, वाट एवर में भी मैं बोल रहा था अभी, कोई भी अभी फॉर एग्जाम्पल विनय जी है, डॉक्टर विनय जी सागवान इधरी, तो कल से विनय जी का वहां से हमने देखने चले, ओके हम सागवान जी का टमाटो लेंगे, क्यों लेंगे, क्यों इसमें क्वालिटी है। एक बार सागवान जी का ब्रांड होने शुरू हो गया, आप देख लो सागवान जी कभी भी एक टमाटो, गलत टमाटो किसको देंगे नहीं, उनके पास सफिशिएंट टमाटर कभी नहीं होंगे। सो उनको पड़ोस को भी उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा मुझे टमाटो दे दो। सो सांगवान जी क्या करेंगे, उनका फार्म से बेटर टोमेटो नेबर से, पड़ोस से बनवा देगी। सो ये क्वालिटी होने शुरू होंगे। सो सांगवान टोमेटो बिकम ए पॉपुलर प्रोडक्ट। सो लाइक दैट हम सारा किसानों को एक ब्रांड बना के आगे बढ़ना पड़ेगा, इधर आपका नाम से और आपका कंपनी के नाम से। जब ये हो जाएगा, आप देख लो हमारे इनकम, हमारा वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगी। और हमने ये सोच रहा था, दूसरे एक वर्ड मैंने यूज करना चाहता हूँ, सी हमने देखा, सी मैं हमेशा क्या सोचता हूँ, कोई भी आइडिया मेरे दिमाग में आएगा मैं हमेशा किसानों को साथ जोड़ने की कोशिश करता हूँ। आपने देखा हुआ हम सारा बोलते हैं फैमिली डॉक्टर, है नहीं। तो हमने ही सोचा क्यों फैमिली किसान नहीं हो सकते, या अभी देख रहे फैमिली किसान हो गया, आई टेल यू मेनी ऑफ द फैमिली डॉक्टर्स विल नॉट हैव जॉब आफ्टर दैट। क्यों, हमने अच्छा उनको प्रोडक्ट देने शुरू हो गई, उनका क्या वेजिटेबल मिलेंगे, क्या फ्रूट्स मिलेगी, वो प्योर व्हाट इज ए क्वालिटी वाला मिलेगी, है नहीं। सो देख लो कितनी भी हॉस्पिटल है, कितनी भी डॉक्टर्स है, उनका सारा काम थोड़ा कम होने शुरू हो गए, किसान का नाम बढ़ने शुरू होंगे। सो हम ऐसे हो सकते हैं, आपका नाम से आप एक फैमिली के लिए एक डॉक्टर बन सकते हैं, एक दवाई से थे। तो हमने सोचा, मैंने वो सारा हैशटैग बना रखा है आज, लेट्स हैव हैशटैग एफएमआर फार्मर। सो कई मुझे बोल रहा था सर फार्मर के लिए हम एफएमआर यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन फार्मर नाम का पहले नहीं करते, नाम का पहले नहीं यूज करते। बोलेगा ओके मनमोहन सिंह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, ये नहीं बोलते फॉर्मर मनमोहन सिंह, ये नहीं बोलते। लेकिन हम इधर बोले एफएमआर फार्मर, दैट मीन्स डॉक्टर, द सेम वे। सो मुझे ये सोच रहा था, 2-3 हैशटैग आपने इधर लगा हुआ है, आज से मैं सोचा हम सारा फार्मर्स मिलकर ऐसे यूज करने शुरू होंगे, ये बहुत अच्छा आगे बढ़ेगी। दूसरा हमने यूज किया फार्मर, सेकंड हमने यूज किया फार्मर फैमिली, ओके फैमिली फार्मर और फैमिली किसान। वो थर्ड हम यूज करना चाहता है VVIF। आपने देखा हुआ हमने एक रोड शो भी किया था 40,000 किलोमीटर VVIF किसान यात्रा। क्या है VVIF? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मर। मैं चाहता कई एक दिन ऐसी आए हमारा फार्मर कोई भी मीटिंग चल रहे, वहां एक टेबल होना चाहिए VVIF। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपका नाम क्यों आगे बढ़ नहीं सकते? या अब कहीं भी एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहीं भी हो रहे, हमारा 10 फार्मर वहां खड़ा होकर बात करने दो, हमारा आवाज लोग सुनने दो। सो हमें एक इमेज बिल्डअप करना है, हमारा एक टाइटल होना चाहिए VVIF। सो मैं सोचा था आप ये देख लो, आप लोग कल ऐसे बातचीत करने शुरू हो गए जगह से, तब हमारा बात आगे बढ़ने शुरू होंगे। इसलिए हमने मालूम पड़ा इस बार मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया में हमने एक कंसेप्ट लेके आया था, ग्लोबल फार्मर्स बिजनेस नेटवर्क। ये भी अनदर टाइटल है, ग्लोबल फार्मर्स बिजनेस नेटवर्क। क्यों, आपने देखा हुआ उस दिन भी मैंने बोला CIE है, FICCI है, ASSOCHAM है, किसानों उन लोगों को बिजनेस को बढ़ाने के लिए, हम किसानों के लिए बिजनेस बढ़ाने के लिए हमारे पास एक नेटवर्क अभी तक नहीं है। वो नेटवर्क जब तक आप हम लेके नहीं आएंगे, कोई हमें सपोर्ट नहीं देंगे। मुझे अच्छा लग रहा है कि MFI से बहुत हमारे किसानों का आपस में बिजनेस नेटवर्किंग शुरू हो गई। मैं बोला हमारा, मुझे मालूम है 3-4 फार्मर्स को सऊदी अरेबिया के लिए टिकट भी मिला हुआ है, वहां जाके कई कई खेत में काम करने के लिए और उनके साथ मिलकर काम करने के लिए। सो अभी देख लो हमने MFI में 5 राज्यों से फार्मर्स इधर ही आया, 20 राज्यों से फार्मर्स से ऑनलाइन में ज्वाइन किया। सो वो सब अभी बातचीत करने शुरू हो गए। सो हम अभी इस किसान दोस्त में 2 व्हाट्सएप ग्रुप भी शुरू करेंगे, एक ग्लोबल फार्मर्स बिजनेस नेटवर्क है,
इसमें सिर्फ बिजनेस आगे बढ़ने के बात करेंगे और कोई बात नहीं करेंगे। जब हमारे पास कोई बिजनेस आगे बढ़ने की बात नहीं है, हम कुछ उसमें यूज ही नहीं करेंगे। सो हमें चाहता हूं, अभी कितनी किसान इधर बैठ रहे हैं, आप लोग पूरे इंडिया में दूसरे किसान के कौन बिजनेस करना चाहता है वो किसान से नेटवर्क करे, बातचीत होने शुरू हो गए। आप लोगों को कोई बिजनेस मिले कि कृषि जागरण का साथ जुड़ने में आपका इनकम कितनी बढ़ रहे, कितनी सपोर्ट आपको हमारा थ्रू मिल रही, ये हमें देखना है। सो एक हम ग्लोबल फार्मर्स बिजनेस नेटवर्क भी आगे बढ़ाएंगे, और हमने बोला फैमिली फार्मर बनाएंगे और VVIF करेंगे और FMR करेंगे। मैं बोला ये सारा करने के बाद आप देख लो, एक दिन ऐसी आगे मैंने उस दिन भी बोल रहा था, हमारा फार्मर्स बिजनेस नेटवर्क इतनी स्ट्रोंग हो गई। कल CI फिक्की में भी फार्मर्स का एक यूनिट, एक डिविजन होंगे स्ट्रोंगली, और एक दिन आप लोग भी अदानी अंबानी सबको सामने बैठ के बातचीत कर रहे हैं, हमारा बात हम आगे बढ़ रखे। हम हो सकते हैं जब हम यूनाइटेड है, हमारा टीम भी पैसा कमाने शुरू हो गए तब होंगे। जब तक पैसा नहीं कमाएगा, हमें बोला कोई हमें सुनते नहीं है, कहाँ पैसा है वहां बात सुनते लोगों को। सो हमें ऐसे कोई चेंजेस हमें कुछ लेके आना और हमें कोशिश करना आगे बढ़ने के लिए। और आपने देखा हमने और एक हैशटैग पहले भी शुरू किया था, फार्मर द ब्रांड। ऐसा मैंने आपको बोला, जब तक हम एक ब्रांड नहीं बनेगी कोई हमें सुनेगा नहीं। कोई भी फार्मर खुद ब्रांड बना वो बहुत आगे चल रहे हैं। आपने देखा वो होंगे, आपने कोई देखा किसने खुद का प्रोडक्ट शुरू किया, लॉन्च किया, उनका बिजनेस अच्छा तरह चल रहे और आगे बढ़ते भी रहेगी। और दूसरा आपने देखो, हमने एक बनाया था FTJ, फार्मर द जर्नलिस्ट। हमने अराउंड 200 फार्मर्स को ट्रेनिंग दिया था, उसमें बहुत लोग अभी अलग अलग मीडिया को भी उनका कंटेंट दे रहे हैं। हमें अच्छा है, ये नहीं बोला आप कृषि जागर में काम करो, हम चाहते हैं आपके गांव में क्या प्रॉब्लम हो रहे, क्या न्यूज़ दुनिया को मानना पड़ा चाहिए, हमारे किसानों बना के आगे बढ़ दो। सो हमें सारे तरह से थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और आपने देखा हुआ इस बार हमारा MFI में हम देखा मैक्सिमम लोग कौन बात किया, फार्मर्स ने बात किया। आपने देखा हुआ हमारा पूरा सेक्शन फार्मर्स ने किया। हमने स्टार फार्मर स्पीकर्स नेटवर्क बनाया। कौन फार्मर, पॉलिटिकल फार्मर को हमने लेके नहीं आया, किसानों का कौन अच्छा काम किया उनका स्टोरी दूसरों को इंस्पायर कर से एक आइकन हो सकते हैं, उन लोगों को हमने लेके आया। ये हमारा कंटिन्यूस कोशिश अभी होंगे, ये सारा काम है करके हाई भी फार्मर का नाम अभी देख लो। पहले कोई इतनी ज्यादा जोश से, अभी देख लो मिलीनियर कितनी लोग यूज करने शुरू हो गए। जब हमने मिलीनियर वर्ड यूज किया था, सबने बोला ये वर्ड कहीं भी आगे नहीं बढ़ेगी, आपका प्रोग्राम कभी सक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन हमने 2 प्रोग्राम किया, अभी देख लो 650 डिस्ट्रिक्ट से फार्मर्स दिल्ली में आया और 5 राज्यों से आया। दूसरा प्रोग्राम है अभी, मुझे मालूम है तीसरा प्रोग्राम है, मिनिमम 30-40 कंट्री से लोग आएंगे और बिजनेस नेटवर्किंग बढ़ते रहेगी। आपका आपस में बिजनेस इतनी अच्छा हो जाएगी, मैं बोला ये हमारे एक एनुअल फीचर में हम भी डिस्कस करेंगे कितनी करोड़ रुपीस का बिजनेस हमारा आपस में शुरुआत होगी। ये सारा मेरा दिमाग, हमने ये सोच रहा था ये सारा प्रोग्राम आगे बढ़ के हम सारा मिलकर काम करेंगे। मुझे उम्मीद है अगले साल तक हम बहुत कुछ बदलाव ले आ सकते हैं। फार्मर को एक नाम होने शुरू होगी, फार्मर को लोग रेस्पेक्ट करने शुरू होंगे, उनको सारा जगह में उनके रेस्पेक्ट मिलके उनको एक जगह भी मिलने शुरू हो गई। ये हम इस आज के दिवस में, आपको मालूम है चौधरी चौरसन साहब ने कितनी कोशिश किया था फार्मर्स को आगे बढ़ाने के लिए, उनको वॉइस करने के लिए। हमें इधर पॉलिटिक्स देखने की जरूर नहीं, उन्होंने किसानों के लिए काम किया, वही हमें सोचना कितनी अच्छा किया। सेम वे असे मीडिया ग्रुप कृषि जागरण ही सोच रहा हूँ आप लोगों के साथ खड़ा होकर ये काम करने के लिए। सो आप लोगों के सहयोग से हम ये करना चाहता हूँ। और अभी आज मैंने बोला आपको आवाज सुनने के हम बैठा है, आपके लिए बैठा है। आपने देखा और कोई कंपनी लोगों को हमने लेके नहीं आया, नॉर एनी पॉलिटिशियन को और एनी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को लेके आया। हम सिर्फ आपको आवाज सुनना है, आज हमारा दिन है, हमें सुनना है। ऐसे नहीं मैं ये फार्मर हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ फार्मर्स का बेटा था, तब से ड्रीम मेरा था, वहां से मैंने शुरू किया। अभी भी मेरा ऑफिस में भी आके देखेगा हमने टर्स गार्डन बना के रखा है। सो हमारा फ्रंट में सारा वेजिटेबल्स का। सो हम रोज ये ट्रायल करके रखता हूँ, हमारे ऑफिस में भी आप आके देखना। मैं हमेशा बोल रहा हूँ, 2 महीने पहले हमारा जर्मन अम्बासडर आया था, सो उन्होंने उसके बाद टिक किया द ग्रीनेस्ट ऑफिस इन दिल्ली।
सो हम हमारा हर एक कदम ग्रीन लेके आना और किसानों के लिए काम करना, ये कोशिश करते रहो। अभी मैं चाहता हूँ विवेक जी, मैं भी आपका साथ हूँ सुनने के लिए सारे किसानों को। हमने ये मुद्दा आपका सामने रखा, आपको सोच भी हम सोचना चाहता हूँ, आपको लग रही अच्छा, लेट्स आज से हमने लिखने शुरू करो FMR टाइटल लेके हम आगे बढ़ने शुरू करो। मुझे उम्मीद है अगले साल तक एटलीस्ट 1 मिलियन फार्मर्स यूज करने शुरू होंगे। वो सबका विजिटिंग कार्ड में हमें चाहता हूँ अच्छा बिजनेस भी आने के लिए। सो आज का दिन के लिए मैं आप सबको आज का दिन का गुड विशेस करके अभी विवेक जी को बोलूंगा आगे करने के लिए। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निसंदेह जो आपने अपना विचार जो रखा है वो, यदि किसान उसको अपने जीवन में आत्मसात करेंगे तो जरूर उनके लिए काफी ये कारगर साबित होगा। इसी के साथ में इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आज के जो हमारा जो चर्चा का विषय है, जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए किसान टिकाऊ खेती कैसे कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, तो आज की चर्चा में सबसे पहले मैं नेचुरल फार्मर लेखराम यादव जी को इनवाइट करूंगा और चाहूंगा कि सबसे पहले इस विषय पे अपना विचार रखें। लेखराम यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं आप। जी, सभी को राष्ट्रीय किसान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सबसे पहले अपने उन कृषि ऋषियों को याद करते हैं, नमन करते हैं, जैसे चौधरी चरण सिंह जी, ऋषि पाराशर, ऋषि कश्यप, नानाजी देशमुख और दीपक सचदेव जी। इन लोगों ने अपना जीवन जो है वो किसानों को समर्पित किया। हम इनको आज के दिन बहुत ही नमन करते हैं। और मैं एक ऑर्गेनिक फार्मर हूँ और 1150 एकड़ के अंदर गुरुजी ताराचंद बेल जी कृषि टेक्निक TCBT से खेती कर रहा हूँ। और हम किसान भाइयों को एक मिथ है कि जैविक खेती करने वालों को छोड़ के बाकी सभी को ये है कि हम अच्छा काम तो कर ही रहे हैं, पर टोटल कार्बन एमिशन का 20% हम जो है ये ग्रीन हाउस गैसेज जो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, एग्रीकल्चर से टोटल 20% कार्बन एमिशन एग्रीकल्चर से हो रहा है, अकॉर्डिंग टू डाटा के जो रिसर्च डाटा है। तो हमें जैविक खेती को अपनाना चाहिए। और जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ कि हमें विदाउट जो है सोयल की टेस्टिंग किए बिना हम ऐसे यूरिया DAP को डालते जा रहे हैं। नाइट्रस ऑक्साइड बनता है यूरिया के डालने से, वो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का से 300 गुना ज्यादा हानिकारक होता है। ऐसे ही मीथेन जो होती है, मीथेन जो है तकरीबन 26-23% जो है कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा हानिकारक है, जो हम किसान भाई मतलब अनजाने में ये सब चीजें कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जलवायु में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है, मतलब डिसबैलेंस हो रहा है, और वो हम किसान साथियों के लिए ही बहुत ज्यादा हानिकारक है। जैसे हम देख रहे हैं कि सर्दियां कितनी डिले हो गई हैं, बारिश भी जिस मौसम में अपने को चाहिए होती है उस टाइम पे नहीं हो रही है। तो ये बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हो गया है और हम इसको भुगत भी रहे हैं। टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, फ्लावर सेटिंग नहीं हो रही है, फूल सेटिंग नहीं हो रहा है। तो अब मैं बात करता हूँ कि जैविक खेती करने से हम कैसे मतलब कि जो है जलवायु को स्थिर कर सकते हैं या बैलेंस कर सकते हैं। मैं TCBT बेस्ड वर्कशायर बेस्ड आधारित खेती करता हूँ, और इस खेती के अंदर जो है सबसे पहला फॉर्मूला होता है अग्निहोत्र का। आप सभी को अच्छे से पता है कि ये अग्निहोत्र जो है ऊर्जा विज्ञान पे आधारित है, और इस टेक्निक के अंदर जो है सभी जितने भी फार्मर होते हैं वो सुबह और शाम अपने खेतों में अग्निहोत्र करते हैं। अग्निहोत्र करने से क्या होता है कि अग्निहोत्र करने से फॉर्मलिन, फॉर्मल्डिहाइड, बीटा प्रोपिलीन और ऑक्सीजन गैसें निकलती हैं, जो अपने वातावरण के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, और जितने भी नेगेटिव आयंस होते हैं या फिर पैथोजेंस होते हैं उनको भी मारने के लिए वो बहुत ज्यादा सक्षम है। मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ फॉर्मेलिन का। जैसे फॉर्मेलिन निकल रही है, तो फॉर्मेलिन आपको भी पता है कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो है उसका
फॉर्मेलिन का प्रयोग जो है सैनिटाइजर के रूप में किया जाता है। तो जब हम अपने खेतों में अग्निहोत्र करेंगे तो एक तो एक पॉजिटिव ऑरा बनेगा जो एनर्जी का, दूसरा जो है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिक्रीज करने वाली मतलब कम करने वाली गैसें इसमें से निकलती हैं। दूसरा जो है ये जो टेक्निक है ये सुगंधित पुष्टि वर्धनम पे आधारित है कि जहाँ सुगंधी होती है वहीं पे वृद्धि होएगी, वो चाहे इंसानों के लिए हो चाहे पेड़ पौधों के लिए हो। तो इसमें लगभग गुरुजी ने ताराचंद बेल जी ने 150 फॉर्मूले दिए हैं, उनमें से एक दो फॉर्मूला को छोड़ के सभी सुगंधित पुष्टि वर्धनम पे आधारित है। और इसमें एक फॉर्मूला गण चिकित्सा का है जिसमें हम कंडों को निर्धूम करके जो है अपने ये अपना अगर मगर तगर फूल, सूखे हुए फूल, अपना लोबान, गूगल, अजवाइन, इन सबको एक डब्बे में डाल के और सुबह से हम गंध चिकित्सा करते हैं। मतलब कि किसी पार्टिकल को नैनो में करके प्लांट को देने की परंपरा को ही जो है स्मेल ट्रीटमेंट या गंध चिकित्सा बोलते हैं। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो पोल्यूशन तो जिससे हो ही नहीं रहा है और ऑलरेडी अगर इंक्रीज भी हो रखा है, हमारे वातावरण में जलवायु में जो डिसबैलेंस हो रखा है उसको भी शुद्ध करने के लिए ये एक टेक्निक है। तो मेरी तो सभी किसान साथियों से यही रिक्वेस्ट है, यही प्रार्थना है कि आप जो सही है उसको फॉलो कीजिए और जो हमारे ऊपर सभी लोगों ने आस लगाया है कि किसान ही जो है खेती खेती करता है, पर्यावरण के प्रति सजग रहता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती कीजिए। आप अपने स्वास्थ्य को भी बचाएंगे, अपनी जमीन को भी बचाएंगे, देसी गौ माता को भी बचाएंगे और पर्यावरण को भी बचाने में बहुत ज्यादा मदद साबित होएगा, क्योंकि 20% कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा होता है जो हम किसान भाई कर रहे हैं। धन्यवाद। लेखराज यादव जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं कृषि जागरण की प्रबंध निदेशक श्रीमती सानी डोनी मैम को आमंत्रित करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप सभी किसान भाइयों को संबोधित करें। मैम प्लीज। हाँ, थैंक यू विवेक। सभी आज सभी किसान हमारा किसान भाई बहनों को मैं हमारा किसान दिवस का हार्दिक शुभकामना दे रहा हूँ। इसके साथ आप सब लोग इसी प्रोग्राम में आ गए, इसके लिए हम इतना थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और मैं इतना खुशी हूँ हमारे साथ महिला किसान भी जुड़े हुए हैं और मैं आप सबको मैं इतना भाग्यशाल समझ रहा हूँ क्योंकि है ना आप सब लोगों के साथ इतना सारा खेत है। वो खेत का खुशी, खेती में से मिलने वाला खुशी कोई और जगह नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि हमारा बचपन में भी हम ऐसे खेत में ये सारा प्लांटेशन में ये सारा करके आ रहा हूँ। उसी वक्त का वो खुशी है ना अभी हमें मुझे नहीं मिल रही है, क्योंकि आप सबको देखे ना मैं इतना खुशी हूँ क्योंकि आप सब इतना खेत से है ना इतना जुड़े हुए हैं। आपको पता है सुबह उठ के एक पेड़ को देख रही है आप लोग, इधर क्या हम देख रही है, एक दूसरा फ्लैट को देख रही है। कहाँ मिलते हैं खुशी, आप सब चिड़िया का आवाज सुनकर उठते हैं। इसलिए ना आप सब लोग इतना भाग्यशाली लोग हैं, भगवान ने आपके साथ इतना भाग्य करके रखा है। इसके लिए आप आज इसी प्रोग्राम में हमारे साथ आ गया आप, और हम चाहती हूँ आपसे आप सब लोगों से आपका खेती के बारे में आपके बारे में ये सब सुनना चाहती हूँ आप सब लोगों से। और महिला किसान के लिए भी मेरा इतना धन्यवाद बोलना चाहती हूँ और धन्यवाद। आप आगे से आप सबसे ना हम सुनना चाहते हैं आपका खेती के बारे में सबसे बारे में। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं बिहार से सुधांशु कुमार जी जुड़े हैं, जो कि एक प्रोग्रेसिव फार्मर है। और इनके आप फार्म पे विजिट करेंगे तो आपको लगेगा कि इनके फार्म पे जिस तरीके का मैकेनाइजेशन हुआ है, इस तरह का भी बहुत कम ही किसान ऐसे हैं हमारे देश में जिनके फार्म पे ऐसा मैकेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। तो जो एक जलवायु परिवर्तन हमारा जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है, उसको ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, उसकी एक जीते जागते मिसाल है हमारे सुधांशु सर। तो मैं चाहूंगा सुधांशु सर सबसे पहले आप अपना विचार प्रकट करें। आप सुधांशु सर, सर आप अनम्यूट कीजिए। आप आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन गया होगा। सर एक्सेप्ट कर लीजिए आप। म्यूट, ओके। यस। सभी को मेरा नमस्कार। मिस्टर डोमिनिक सर, मिसेस डोमिनिक सर, नमस्कार। मुझे याद है
फर्स्ट मिलियनियर फार्मर। कोई आदमी इतना वक्त, इतना समय किसान के प्राइड के लिए दे रहा है। दिस इज रियली एक्सेप्शनल। थैंक यू वेरी मच सर। मैं जलवायु परिवर्तन से किसान कैसे निपटे, मैं बिल्कुल अगर टॉपिक पे स्टिक करूं तो मैं एक अपना उदाहरण देना चाहूंगा जो हमने अपने फार्म पर किया। मुझे लगता है जलवायु परिवर्तन सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, वो उसका जो अंश है वो है पानी। पानी और टेम्परेचर। पानी और टेम्परेचर का इतना ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है हमारी खेती पर कि अगर इसको हम अपने वश में नहीं करेंगे तो शायद हमें किसानी छोड़नी पड़ेगी। और इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण जो मैंने अपने खेत में किया वो है, मेरा एक एक्सपेरिमेंट था लीची में, जिसके लिए आईसीआर ने भी इसे रिकॉग्नाइज किया। मुझे याद है 2007 में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को हो रहा था कि लीची को कैसे तापमान से बचाएं, क्योंकि लीची का जो राइपनिंग पीरियड है वो पीक समर होता है बिहार में। और उस पीक समर में अगर गर्म पछिया हवा अगर चलती है, जिसको लू बोलते हैं हम लोग, तो पूरे बिहार के लीची को 2 से 4 दिन के अंदर ध्वस्त कर देता है। मतलब बिल्कुल झुलस जाता है, फट जाता है, ऊपर ब्राउनिंग हो जाता है, स्कॉचिंग होता है। और ये हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा समस्या था। और एक समय ऐसे लग रहा था कि हमें लीची का खेती छोड़ना पड़ेगा क्योंकि कमर्शियली वायबल नहीं हो रहा था। तो 2007 में सरकार का स्कीम शुरू हुआ माइक्रो इरिगेशन पर सब्सिडी का, और इसका हमने लाभ उठाया और हमने अपने खेत में ड्रिप इरिगेशन लगाया। हमने एक एक्स्ट्रा चीज क्या किया, उसमें ड्रिप के साथ साथ माइक्रो स्प्रिंकलर भी लगाए। तो मेरे पास 15 एकड़ का लीची का बगान है जिसमें 1100 पेड़ है। तो उसमें 4 ड्रिप पर पेड़, मतलब 4400 ड्रिप और 1100 माइक्रो स्प्रिंकलर लगाए। और इससे फर्क क्या हुआ, और दूसरा हम लोगों ने वेदर स्टेशन लगाया और सॉइल सेंसर्स लगाया, क्योंकि मॉइस्चर का सही आकलन होना किसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन इतनी तेजी से हो रही है और टेम्परेचर भी अफेक्ट हो रहा है और हवा भी इफेक्ट हो रहा है। तो हमने देखा कि अगर हम माइक्रो स्प्रिंकलर लगाते हैं अपने खेत में, तो अगर मौसम को अगर ध्यान में रखे, आईएमडी का प्रिडिक्शंस को अगर ध्यान में रखे, तो हमें मालूम चल जाता है 2-4 दिन पहले ही कि पछिया हवा, मतलब जो लू जो होता है, गर्म हवा, वो कब चलने वाली है। और इससे क्या होता है कि हम लोग तैयारी रखते हैं कि अच्छा परसों से पछिया हवा चलने वाला है, तो परसों सुबह से 9 बजे से लेके 2, ढाई, 3 बजे जब तक ये गर्म हवा बहेगी हम लोग स्प्रिंकलर ऑन कर देते हैं। ये स्प्रिंकलर ऑन करने से फायदा क्या हुआ कि पूरे खेत के नीचे एक नमी बन जाता है, ह्यूमिडिटी बिल्डअप होता है, जिससे बाहर और भीतर के तापमान में लगभग 3 और 4 डिग्री का फर्क हो जाता है। इस तरह अगर ह्यूमिडिटी और तापमान को हम कंट्रोल करते हैं टेक्नोलॉजी के बदौलत, तो हमारे फसल को क्षति नहीं पहुंचती है। और नेशनल रिसर्च सेंटर लीची जो मुजफ्फरपुर में है, उनके साइंटिस्ट कई बार हमारे खेत पर आए इस चीज को देखने के लिए, और उन्होंने ये पाया कि जब पूरा बिहार त्राइमाम है इस मौसम के चलते और इतना लीची मार खा रहा था, और हमारे बागीचा में मुश्किल से 10 या 8 to 9% सब लॉसेस हो रहा था। और ये माइक्रो स्प्रिंकलर के चलते मेरा पूरा हमको प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा था, मेरा फ्रूट ड्रॉपिंग और स्कॉचिंग और क्रैकिंग कम हो रहा था, जिसके चलते मेरी आमदनी बढ़ रही थी, जबकि बाकी सब लोगों का आमदनी डाउन जा रहा था। इस चीज को आके उन्होंने देखा, और आईसीआर के इनोवेटिव फार्मर्स ऑफ इंडिया के कॉफी टेबल बुक में इसको एक पेज दिया गया है कि कैसे किसान की एक इरिगेशन टूल को चेंज करके एक माइक्रो क्लाइमेट मैनेजिंग टूल बना के कैसे हम फायदा उठा सकते हैं। तो ये मेरा एक निजी अनुभव था कि मौसम जलवायु के परिवर्तन को कैसे हम टेक्नोलॉजी से टैकल करें। इसी तरह मेरा ये ड्रीम है कि कब सरकार टेक्नोलॉजी सीड में अलाउ करे इस कंट्री में, क्योंकि मुझे मालूम है कि विदेश में सीड के कई क्वालिटीज अवेलेबल हैं जो कम पानी, कम खाद में भी अच्छा उपज देते हैं, क्योंकि वो उनमें वो एक ऐसा तत्व रहता है जिससे वो ज्यादा क्लाइमेट रेजिलेंट होता है। तो मैं इस अनुभव के, और अभी मैंने एक बहुत बड़ा केला का प्लांटेशन लगाया है, और इस चीज से सीखते हुए हमने कम से कम 16 सॉइल सेंसर्स लगाए हैं पूरे खेत में।
ये सॉइल सेंसर का काम क्या है, ये हमें मोबाइल पर एवरी आवर मॉइस्चर का और सॉइल टेम्परेचर का हमें रीडिंग देता है। तो इससे सहूलियत क्या होता है कि हम एग्जैक्टली प्रिसिशन हमको मालूम है कि कब हमको पानी देना है और कितना पानी देना है। और इससे बनाना का मैनेजमेंट में इतनी सहूलियत हो रही है कि हमें पहले से मालूम है कि हमको एग्जैक्टली किस तरह से अपने फील्ड में मॉइस्चर को और पानी का नियंत्रण कैसे करना है। मिनिमम वाटर, जैसे लीची में हम माइक्रो इरिगेशन लगाने के पहले 15 एकड़ के लीची में जब 6 फ्लड इरिगेशन देते थे तो उसमें 1,75,00,000 लीटर पानी यूज करते थे। और माइक्रो इरिगेशन लगाने के बाद ये वाटर कंजम्पशन चलाया 60 लाख लीटर पर, तो 1/3 हो गया। तो बोथ वेज हम वाटर कंजर्व भी कर रहे हैं, वाटर का बेटर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, और पानी को ही क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्निक में बदल कर माइक्रो क्लाइमेट को कंट्रोल कर रहे हैं। ये छोटा सा 2 एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल और बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे वक्ता और हैं, और मैं कृषि जागरण को एक बार फिर धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने किसान के प्राइड के लिए ये गांडीव जो उठाया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए और कृषि संबंधी लाभकारी जानकारी हमसे जुड़े हुए किसान भाइयों को प्रदान की है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश से अश्विनी सिंह चौहान जी को आमंत्रित करूंगा और चाहूंगा कि वो अपने विचारों को रखें। नमस्कार आदरणीय डोमिनिक साहब एवं सभी मेरे किसान बंधुओं भाइयों, आज किसान दिवस पर आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम में हमें इस संगोष्ठी में किसानों के साथ एक परिचर्चा पे आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, और एक चौथा शब्द और जुड़ गया है, जय अनुसंधान। बिना रिसर्च के कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हमें अब इस समय जय विज्ञान, जय किसान, जय जवान के साथ एक शब्द और जोड़ना है, उसका ध्यान रखना है, जय अनुसंधान। जैसे अभी मैं सुधांशु कुमार साहब को सुन रहा था, अनुसंधान कोई भी करे, रिसर्च कोई भी करे, वो साइंटिस्ट करे, किसान करे या आम आदमी करे, बिना अनुसंधान के या बिना प्रैक्टिकल्स के अब जो कृषि क्षेत्र में जो चुनौतियां आ रही है पर्यावरण को लेके, वो इसी प्रकार से आप अपने अपने अनुभव और अपने अपने किए गए प्रैक्टिकल्स को ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म पर लाते हैं, तो उससे निश्चित ही दूसरे किसानों का बहुत फायदा होता है। आज कृषि में एक बड़ी चुनौती है जलवायु परिवर्तन, उसको लेकर उत्पादकता पे हमारे बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, हमारे किसानों की आय पर इस पर बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, लेकिन हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मैं विगत 6 वर्षों से जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर का प्रबंध प्रमंडल का सदस्य हूँ, और मैं लगातार देख रहा हूँ कि हमारे वैज्ञानिक क्लाइमेट चेंज के हिसाब से हम किसानों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। यहाँ नहीं, पूरे ऑल इंडिया लेवल पे हमारा क्षेत्र जो है ये मेनली व्हीट का, गेहूं की शरबती की बहुत अच्छी क्वालिटी बनाने वाला है, और आज से 10 साल पुराने जो सीड्स हमारे पास चल रहे थे, हम लोग उन्हीं को लगा के उपयोग कर रहे थे, लेकिन हमारी दिनों दिन उसकी उत्पादकता घटती जा रही थी और हम लोग उसके पीछे कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन क्लाइमेट चेंज के हिसाब से आज वैज्ञानिकों ने जो हीट टॉलरेंस वैरायटीज निकाली है अनुसंधान के हिसाब से, उनसे उनसे बहुत फर्क पड़ा है, और आज हम लोग उन वैरायटीज को अगर अपना रहे हैं और उन वैरायटीज को अपनाने पे अगर हमारी उत्पादकता बढ़ रही है, तो निश्चित ही इसमें एक अनुसंधान का और आप सभी लोगों का एक बहुत बड़ा सहयोग है कि इस प्रकार के कृषि जागरण के मंच पर बड़े प्लेटफॉर्म पे पूरे भारतवर्ष के किसानों को एकजुट करके, जो कि व्यक्तिगत असंभव है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाके, और आप लोग जो हमारे को एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, उससे बहुत फर्क पड़ रहा है। टिकाऊ कृषि पद्धति के मुख्य सिद्धांत, सबसे पहला मेरे हिसाब से जल संचयन है। हमें अपने खेतों पे जल संचयन के लिए प्रभावी तरीके अपनाने चाहिए, जैसे वर्षा जल है, भूजल है,
उसके बाद में हमें हमारे इरिगेशन पैटर्न को चेंज करना है, क्योंकि हमारे पास कम पानी है, कम बिजली है और सीमित संसाधनों में हमें उत्पादन लेना है। हमें पानी का कम से कम दोहन करते हुए उठना है। सेकंड, इसके अंदर मेरे हिसाब से जैविक खेती कि अगर आपके पास बड़ी जोत है तो एटलीस्ट आप 10-20 एकड़ की जैविक खेती से स्टार्ट करें और धीरे 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 उसे जैविक की ओर ले चले, ताकि जिससे हमारे रासायनिक उत्पादनों, कीटनाशकों का उपयोग जो किया जाता है उसकी निर्भरता हमारी खत्म हो और हम हमारे समाज को, जैसे अभी डोमिनिक साहब ने फरमाया कि फैमिली डॉक्टर होता है, ऐसे फैमिली फार्मर भी होना चाहिए। और हम किसान ही अगर जैविक उत्पाद उगाकर और हमारे समाज के अंदर वितरित करेंगे तो आज मेरे ख्याल से जो चंडीगढ़ से दिल्ली ट्रेन चलती है, कैंसर ट्रेन, ऐसी कैंसर ट्रेनें और भविष्य में ना चले, उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। मिट्टी की सेहत का हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। हमारी मिट्टी अगर दूषित हो गई है, हमारी मिट्टी का कार्बनिक पदार्थ खत्म हो गया है, तो हम लोग आज 150 करोड़ जनसंख्या का पेट कैसे भरेंगे? कोई प्लास्टिक के चावल से तो पेट नहीं भरा जाएगा, भले ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन आपको आपका शरीर चलाने के लिए तो अन्न की ही जरूरत पड़ेगी। उसके बाद कृषि में विविधता, हाँ ये एक बहुत अच्छा है कि हमारे किसान अभी भी सिंगल पैटर्न क्रॉप पे चल रहे हैं। जैसे कि अब जो एजुकेटेड फार्मर्स हैं, मैं इस मंच पे तो ऐसे शायद कोई फार्मर नहीं होंगे, लेकिन लगभग आज हम लोग आम किसान को जो देखते हैं वो किसान सब सिंगल पैटर्न पे चलते हैं, एक ही क्रॉप को लगा लेते हैं और अगर लॉस हुआ तो वो एक ही क्रॉप में उनको बहुत लॉस होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें कृषि में विविधता लाने की जरूरत है। एक फसल पे फोकस ना करते हुए हमारे फार्म पे हम 3 से 4-5 प्रकार की फसल लगाएं, ताकि यदि एक फसल का हमें भाव नहीं मिला या रेट नहीं मिला तो दूसरी फसल हमारे को लॉस नहीं दे, और दूसरी अगर किसी कारणवश अगर उसमें बीमारी आ गई, कीट व्याधि आ गई, तो तीसरी फसल हमारे को फायदा दे। तीसरा, हमें खेती के साथ बागवानी की भी सख्त आवश्यकता है। दोनों तरीकों से, जलवायु परिवर्तन के हिसाब से पौधों का प्लांटेशन, सेकंड आपकी सोर्स ऑफ इनकम। आप बागवानी के साथ साथ जब इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो आपकी इनकम एक दोगुनी तिगनी हो जाती है, प्लस आप प्रकृति के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। आप पौधे लगा रहे हैं तो जलवायु परिवर्तन में कहीं ना कहीं इस पॉल्यूशन के अंदर ये जो प्रॉब्लम हो रही है इसको भी साफ करने में पौधों का सहयोग रहता है। आपका सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ रहा है, प्लस एक आपको एक्स्ट्रा इनकम भी हो रही है। तो मैं आज के लिए सबसे डोमिनिक साहब को और विवेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों ने इतने बड़े मंच में हमें आमंत्रित किया और आप लोगों ने दिल्ली में बुला के हमारा किसानों का सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार का प्रोग्राम हम चाहेंगे कि पूरे नेशनल वर्ल्ड लेवल पे हो और हम कृषि जागरण के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्यक्रम में जब आप फरमाएंगे तब तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने निसंदेह बहुत अच्छी जानकारी दी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी किसान भाई से लाभान्वित होंगे। इसी के साथ सर इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं यूपी से आगरा जिले से आने वाले नरेंद्र चाहड़ जी को आमंत्रित करूंगा और चाहूंगा कि वो अपनी विचार इस विषय पर रखें। राइट, नरेंद्र जी आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। धन्यवाद विवेक जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। सर्वप्रथम मैं मंच पर उपस्थित अपने सभी किसान भाई और किसानों को एक ही मंच पर एकत्रित करने के लिए कृषि जागरण परिवार का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और मंच पर उपस्थित और हमें विभिन्न प्रकार से लाइव देख रहे सोशल मीडिया या कृषि जागरण चैनल के माध्यम से हम सभी को सुन पा रहे सभी किसान भाइयों को राष्ट्रीय किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।
जो सपना आज से कुछ समय पहले हमारे किसानों के आदर्श, किसानों को एक नई दिशा देने वाले आदरणीय युग पुरुष बाबा चौधरी चरण सिंह ने जो देखा था, उसमें एक और नई मुहिम शामिल करने के लिए मैं एमसी डोमिनिक जी और उनके कृषि जागरण परिवार का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मैं रिसेंट में ही आपके एक प्रोग्राम जो आपने दिल्ली में आयोजित किया था उसमें शामिल हुआ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपकी सोच को सुन करके, आपको सुन करके, आपको देख करके कि आप लोगों ने किसानों को भी बीएपी कल्चर उपलब्ध कराया, रेड कार्पेट पे चलने के लिए मौका दिया, उसके लिए विशेष धन्यवाद देता हूँ। आज का जो आज की जो हमारी जो वार्ता है, उसका विषय है कैसे जो आजकल के जो मौसम के चैलेंजेस हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। अपनी जो कृषि पद्धति है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो टेक्निक है, एग्रीकल्चर टेक्निक है, उसको कैसे हम उनमें मॉडिफिकेशन करके जो हमें परेशानियाँ आ रही हैं, उनसे कैसे लड़ा जाए। मैंने मेरे कृषि क्षेत्र से जुड़े मेरे अग्रज, मेरे बड़े भाई लेखराम यादव जी, सुधांशु कुमार जी और एमपी से अश्विनी सिंह जी को सुना। इन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिए। हमें टेक्नोलॉजी से तो जुड़ना ही पड़ेगा, ये सही बात है। पर जो हमारी जो फाउंडेशन है, हमें उसको भी नहीं भूलना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं भी पहले एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ हूँ। हमारा क्योंकि हम फार्मर जो होते हैं, इसके लिए हमें हमें किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। हम किसान परिवार में जन्मे हुए बच्चे, पैदा होते ही हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। हमारे लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं होता है कि हम इसको स्पेशल जगह जा करके कि एक स्पेशल एरिया, एक स्कूल में जाकर के हम सीखेंगे कि खेती होती क्या है। जिस दिन से हमारी पैदाइश होती है, उसी दिन से हमें सिखाना स्टार्ट कर दिया जाता है कि ये खुरपी है, ये हंसिया है, ये फावड़ा है, ये कुदाल है, इससे आपको ये काम करना है। जब हमें इसके लिए बचपन से ही ट्रेनिंग स्टार्ट की दी जाती है, तो फिर हम ऐसी क्या कमी रह जाती है कि जिस चीज़ की ट्रेनिंग हम बचपन से ले रहे होते हैं, उसी में हम फेल होते नज़र आते हैं। हमें ये गौर करना होगा। मैं सोचता हूँ हमारे बुजुर्ग कभी बैठते हैं तो कभी-कभी बातें चलती हैं आपस में, तो बताते हैं आज से कुछ समय पहले उत्तम खेती, मध्यम मान, निश्चित चाकरी, भीख समान। नौकरी को भीख के समान देते थे और सबसे ज्यादा खेती को उत्तम माना जाता था। आज की स्थिति यह है कि किसान खेती छोड़ रहा है। कारण क्या हुआ, परिस्थितियां कैसे पनपी, ये लोग इस पर विचार करने की बजाय उसको छोड़ने पर ध्यान दे रहे हैं। आज की स्थिति यह है, डोमिनिक सर, बताना चाहूंगा कि हम लोग परिस्थितियों से भागने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, परिस्थितियों से लड़ने में हम लोगों ने मेहनतें कम की है, जबकि हमें परिस्थितियों से लड़ना होगा। हम लोगों ने पशु आधारित खेतियों को छोड़ करके अपना नुकसान किया। टेक्नोलॉजी अच्छी चीज है, टेक्नोलॉजी को मैं डिनाई नहीं करता कि टेक्नोलॉजी का हमें साथ नहीं लेना चाहिए, पर अगर कोई व्यक्ति, जैसे मैं आपसे बताता हूँ, गौ आधारित खेती एक ऐसा विकल्प है, इसके लिए आपको कहीं से बाहर से कोई अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अब केमिकल फर्टिलाइजर करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से केमिकल लेके आने पड़ेंगे। जैविक खेती भी करेंगे, जैविक विधि से भी करेंगे, तो कुछ जैविक विधि में भी कुछ ऐसे घटक है जिनको आपको परचेज करना पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ आपको परचेज करना पड़ेगा। पर एक गौ आधारित खेती एकमात्र ऐसी खेती है कि इसमें आपको बाहर से कुछ लेना ही नहीं। गाय का जो अपशिष्ट होता है, उसी से आप उस खेती को कर पाएंगे। गाय का गोबर है, पेशाब है, उसका दूध है, घी है, दही है, उसी से ढेर सारे आप पदार्थ बना सकते हैं। उनकी उनकी चिकित्साओं के लिए ढेर सारे रसायन बना सकते हैं। आपका अग्निहोत्र बना सकता, सॉरी, आपका अग्नियास्त्र बना सकते हैं, ब्रह्मास्त्र बना सकते हैं, पंचपर्णी याक बन गया, 10 पर्णी याक बन गया, नीमास्त्र बन गया। ऐसे ढेर सारे अपघटक है, अवयव है, जिनको बना करके हम अपनी खेती में यूज कर सकते हैं। पर हमने किया क्या कि सबसे पहले जो हमारे लिए अमृतदायिनी है, जो हमारे लिए, हमारे के लिए विश्व कल्याण के लिए जो सबसे सुगम रास्ता है, उस गाय को ही हमने सबसे पहले उसकी बेकदरी की। हमने गाय को ही अपने घर से बाहर किया। गाय को आवारा बना करके सड़कों पर छोड़ दिया। हमने उसके ब्रीड मैनेजमेंट पे काम नहीं किया,
उसकी नस्ल सुधार पर प्रॉपर काम नहीं किया, ये गलती हमारी है, न कि गाय की। हमने गाय को उसके अनुसार क्लाइमेट नहीं दिया, उसको उसका जो फीड चाहिए, हमें हमारे पेट के लिए क्या चाहिए, हमारी जीभ के स्वाद के लिए क्या चाहिए, हमें इसका ध्यान रहता है। अगर यही ध्यान अगर हम अपने घर के पशु पर देना स्टार्ट कर दें तो वो हमें अमृत देगा। एक गाय अच्छे तरीके की प्राकृतिक और गौ आधारित खेती अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको आश्वस्त कर दूं इस चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि 10 से 12 एकड़ की खेती एक देसी गौवंश आपको बढ़िया तरीके की खेती करा देगा, जिसमें आपको बाहर से कुछ लेकर के नहीं आना है। गाय के द्वारा प्राप्त घटकों से अगर आप खेती करते हैं तो मैं आपको आश्वस्त कर दूं, आपको बता दूं कि जिस एरिया में आप खेती कर रहे हैं, जिस खेत में आप खेती कर रहे हैं, उसमें ढेर सारी समस्याएं आपको पहले दिन से ही दूर होती दिखेंगी। अभी बड़े भाई अश्वनी जी बात कर रहे थे, हमें जल संचयन पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप गाय के द्वारा तैयार जीवामृत और घन जीवामृत यूज करते हैं तो आपकी जमीन इतनी मुलायम हो जाएगी कि आप वर्षा जल संचयन की जिसकी आप बात कर रहे हैं, आपको उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। आपके खेत में जैसे ही वर्षा होगी और वर्षा डीप तक जाएगी, कारण कि आपके खेत में देसी केंचुआ इतना पनप जाएगा कि वो आपकी जमीन में लाखों करोड़ों छिद्र पैदा कर देगा और वो पानी जमीन की गहराई तक जाएगा। यानी कहीं ना कहीं हद तक आपको भूगर्भ जल की जो समस्या जो क्रिएट हो रही है, अगर किसान ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक ऑर्गेनिक मेथड जो भी है गौ आधारित खेती अगर आप अपनाते हैं तो मैं आपको निश्चिंत करा दूं कि आपको भूगर्भ जल की समस्या से काफी हद तक निजात मिलेगी। और जो सिंचाई के लिए हमें अननेसेसरी रूप से भूगर्भ जल का दोहन करना पड़ रहा है किसानों को, सबसे ज्यादा पानी की बर्बादी अगर मैं देखता हूं तो धान की फसल में होती है। अगर धान में भी कई सारी टेक्निक है, श्री टेक्निक से बोया जाए धान तो धान में कम पानी की आवश्यकता होती है, पर वहीं अगर उस खेत को तैयार करने से पहले जीवामृत और घन जीवामृत उस खेत में लगाए जाए तो मैं आपको बता दूं, आप आश्वस्त कर दूं कि उस खेत में 40% पानी की कम आवश्यकता होती है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि हमारा बचाव किन किन चीजों से होता है और उन पर ध्यान दे करके और उनका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा और उन्हें जोड़ना पड़ेगा। कमियों को पहचान कर कमियों को दूर करने का प्रयास करना पड़ेगा। मंच पर और भी भाई हैं, उनके भी विचार मुझे सुनने हैं, मुझे बहुत कुछ सीखना है आज। तो बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपने मुझे आमंत्रित किया, और कृषि जागरण परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से सभी को मेरी तरफ से राष्ट्रीय किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अच्छी कृषि संबंधी जानकारी हमारे किसान भाइयों के समझ प्रस्तुत की और हमारे जो हमसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में जुड़े हुए हैं उनके साथ आपने ज्ञान प्रदान किया अपना। तो इसी के साथ में इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं हरियाणा से दरवेश जी को आमंत्रित करूंगा और चाहूंगा कि वो अपना विचार आज के विषय पर प्रकट करें। दरवेश जी प्लीज। धन्यवाद विवेक जी, और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस पूरे प्लेटफॉर्म को जिसने किसान को इतना आगे बढ़ाया है, क्योंकि आज तक किसान को कोई सुनता नहीं था, समझता नहीं था, लेकिन दिल्ली के इस जो प्रोग्राम में हमें पता चला कि हमारी इम्पोर्टेंस क्या है, एक कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम को। आज का जो विषय है चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर जो क्लाइमेट की जो चेंजेस हो रहे हैं उससे किसान को क्या नुकसान हो रहा है। मुझे याद है कि जब ये दिल्ली में प्रोग्राम था तो अन्य देशों से भी जो डेलीगेट्स आए हुए थे। जो क्लाइमेट चेंज की समस्या है वो न सिर्फ हमारे भारतवर्ष के किसानों के लिए एक चैलेंज बनी हुई, बल्कि पूरे विश्व के जितने भी जो किसान है वो क्लाइमेट चेंज से कहीं ना कहीं वो जूझ रहे हैं। तो मेरा जो विशेष सुझाव है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके लिए सबसे जरूरी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर, बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्लाइमेट चेंज के जितने भी जो दुष्प्रभाव को हम नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि अंधेरा जब तक जितना ज्यादा उसे सिर्फ उस प्रकाश से ही उसको दूर किया जा सकता है, न कि किसी अन्य रिसोर्सेज से। आज हम देखते कि दुबई जैसा देश जो कि सिर्फ तेल पर आधारित था, तो पिछले साल हमने एक न्यूज देखी, लगभग 250 हेक्टेयर में उन्होंने गेहूं उगाना शुरू कर दिया। क्या उन्होंने क्लाइमेट बदला? जी नहीं, क्लाइमेट बिल्कुल नहीं बदला। उन्होंने क्लाइमेट के अनुरूप बदलाव किए।
क्लाइमेट के अनुरूप बदलाव हमने ऐसे हमारे फील्ड में हमने किए हैं। जैसे कुछ भाइयों ने एग्जांपल दिया कि हाँ, ड्रिप इरिगेशन की तरफ हर किसान को जाना चाहिए और जाना पड़ेगा। आज मैं पिछले हफ्ते ही मैं हरियाणा की आपको बताना चाहूंगा कि लगभग यहाँ पे जो 2 हफ्ते नहर चलती थी उसको 1 हफ्ते कर दिया गया है, और आने वाले टाइम में तो 1 दिन किया जाएगा। शायद खेतों के लिए पानी भी ना हो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से हम वर्षा नहीं लेके आ सकते। अगर वो हम वर्षा लेके भी आते, हमने दुबई का एग्जाम्पल देखा था कि बारिश इतनी ज्यादा होगी कि पूरा शहर डूब गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से हम क्लाइमेट चेंज को कैसे अपने लिए एक बेनिफिशियल बना सकते हैं। देखो, समस्या है, लेकिन समस्या को अपॉर्चुनिटी में कैसे बदल सकते, इसके लिए जरूरी है किसान को एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा। हाँ, उस टेक्नोलॉजी में जैसे कुछ भाई बात कर रहे थे कि जो हमारी ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना या फिर अब जैविक खेती, वो एक एडिशनल वैल्यू भी के साथ उसको हम आगे लेके जा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा में आज एक हब बन चुका है प्रोटेक्टेड फार्मिंग का। बहुत सारे किसान यहाँ पे प्रोटेक्टेड फार्मिंग में खीरा, टमाटर और कलर कैप्सिकम उगाते हैं। जो खीरा हम ओपन फील्ड में 150 से 200 क्विंटल तक नहीं निकाल पाते थे, उसी को हमने जब प्रोटेक्टेड फार्मिंग के अंदर और ड्रिप इरिगेशन से और ट्रेसलिंग माध्यम से करना शुरू किया तो 800-900 क्विंटल, मतलब कि सामान्य से 6 से 7 गुना ज्यादा। और उसके भाव भी हमें डबल 2 से 3 गुना, क्योंकि क्वालिटी भी उसमें बहुत अच्छी थी। आज हरियाणा एक इसमें हब बन चुका है। सिर्फ कारण क्या था कि उन्होंने जो बदलाव थे, क्लाइमेट के जो बदलाव थे, जो गर्मियां ज्यादा होती थी, उसके अनुरूप उन्होंने नेट हाउस लगाए, नेट हाउस में क्लाइमेट को कंट्रोल किया, जिसकी वजह से उत्पादन उनके लिए ज्यादा हुआ। आज के समय में आपको शायद ये अजीब लगे कि हरियाणा में लगभग अभी हमारे एरिया में यहाँ पे हिसार जिले में 300 से 400 एकड़ तरबूज लग चुका है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, सर्दी का सीजन है, लेकिन किसान आज तरबूज उगा रहे हैं। क्योंकि एमसी डोमिनिक सर ने बताया कि हमारा जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए कि हमें पैसे कहाँ से मिले। किसान की बात तभी सुनी जाएगी जब उसके बाद पैसे होंगे, और पैसे तब होंगे जब वो नवीनतम टेक्नोलॉजी की तरफ जाएगा। आज हमने जो हमारे पास वीड एक समस्या थी, वीड को दूर करने के लिए हमने वीड मैट हम लेके आए, हमने मल्चिंग का प्रयोग किया, सब टेक्नोलॉजी है, जिससे कि हमारे खर्चे भी बहुत ज्यादा कम हुए हैं। और जो उत्पादन था, उत्पादन भी बढ़ा है, और उत्पादन का जो हम बात करते हैं प्रोडक्ट का जो साइज है, जो शेप है, वो भी बढ़ा है। और सबसे जरूरी कि जो मैंने आप बताया कि आज हमारे यहाँ पे तरबूज लग रहा है, तो जिसकी हार्वेस्टिंग नॉर्मली जो तरबूज हम क्लाइमेट के कारण जो मार्च में लगाते थे, जिसका उत्पादन हमारा कम आता था, उसका साइज हमारा कम रहता था, और उसकी हार्वेस्टिंग शुरू होती थी लगभग मई में जाके, और वो सिर्फ 3 से 4 दिन चल पाता था गर्मी की वजह से। लेकिन अभी हमने लो टनल विधि के माध्यम से, जो एक साइंटिफिक है, ड्रिप के माध्यम से, जिसको हमने शुरू किया, आज उसी हम तरबूज को आज के दिन उगा के और अप्रैल में इसकी हार्वेस्टिंग शुरू कर देंगे, जिससे हमें भाव बहुत अच्छे मिलेंगे। तो किसान साथियों, जब आपके पास समस्या बहुत ज्यादा है तो समाधान कहीं ना कहीं से उपलब्ध हो रहा है। इसी तरह से अन्य बहुत सारी विधियां हमने हमारे खेत में यूज की हैं, जिसका हमें बहुत अच्छा फायदा मिला है। तो किसान साथी विशेष रूप से ध्यान दें कि आने वाले समय में प्रोटेक्टेड फार्मिंग है या एडवांस जो टेक्नोलॉजी से, जितना भी हम ड्रिप इरिगेशन से बात करें, या जितनी भी जो जिसपे कि पूरा वर्ल्ड चल रहा है, आज हाइड्रोफोनिक है, समय की मांग बन चुकी है कि आप 10 एकड़ से जितना नहीं ले पाते, 1 एकड़ से आप ले रहे हैं और उसका उत्पादन भी अच्छा है। उन चीजों को अपनाएं। जब ऐसी चीजों को अपनाएंगे तो किसान एक धनाढ्य बन पाएगा और किसान की बातों को सुना जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। ठीक। धनवीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े और अपने विचारों को रखे। इसी के साथ इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के दरिया की कला से सत्यवान सर को मैं आमंत्रित करूंगा और चाहूंगा कि वो अपना विचार रखें। सत्यवान सर, प्लीज। हेलो, आवाज आ रही है जी? जी जी जी, सुन पा रहे हैं हम। आज किसान दिवस पर सभी भारतवासियों को किसान दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और मैं कृषि जागरण के सभी पदाधिकारियों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि किसानों का एक इन्होंने बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और किसानों का सम्मान किया है। 18 तारीख को मैं माननीय डॉमिनिक सर के साथ में एक सूर्या फाउंडेशन के प्रोग्राम में था, तो मेरे को पहली बार मिला था तो ऐसा लगा कि इनके अंदर कोई पद का मद नहीं, कोई अहंकार नहीं, और बहुत ही सरल स्वभाव, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। और इनके अंदर एक है कि भी किसान को हम कैसे स्वावलंबी आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और आज जो विषय है, चौधरी चरण सिंह की जयंती है,
और चौधरी चरण सिंह अक्सर कहते थे कि देश की समृद्धि का रास्ता गांव किसान के खेत खलिहान से होकर गुजरता है, क्योंकि किसान जब स्वावलंबी होगा तो गांव स्वावलंबी होगा, और गांव स्वावलंबी होगा तो मेरा राष्ट्र स्वावलंबी होगा। तो आज जो किसान है, हमने जो किया है उसका थोड़ा हम डालेंगे। क्लाइमेट पे आज ये प्रोग्राम है, तो जो जलवायु परिवर्तन है वो मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छे से बताया है, उसमें भी मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा। क्योंकि जो इसमें जैविक खेती है, प्राकृतिक खेती है, गो आधारित खेती है, जो जहर मुक्त खेती है, उसका बहुत ही बड़ा रोल है, उस पर हमने आना पड़ेगा। क्योंकि मैंने देखा कि बेमौसम बारिश से जो केमिकल से मेरे पड़ोस में कर रहे थे, उनके खेत में 2 दिन तक पानी का जल भराव रहा, और मेरे खेत में मात्र 4-5 घंटे में वो जमीन के पेट में पानी चला गया, और इससे मेरा जल स्तर भी बढ़ा, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीवाणु केंचुआ बहुत ज्यादा है। तो और क्लाइमेट से लड़ने में कुछ हमारे बीज भी बहुत ज्यादा मदद करते हैं, क्योंकि बीज जो है पादप जीवन का मुख्य आधार है। बीज पे हम फोकस नहीं करते। पहले टाइम में पुराने हमारे जो पूर्वज थे वो भी परम वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी जो है बताया बीज जो है पिता है। धरती को तो हम माँ कहते हैं, लेकिन बीज पिता है, और माता और पिता दोनों स्वस्थ होंगे तभी स्वस्थ संतति को कायम रख सकते हैं। इसलिए जैसे पूसा संस्थान ने पीछे जो प्रधानमंत्री ने 109 बीजों का जो उद्घाटन किया था, तो उसमें मैं भी वहां पे था। तो बीज अब जैसे 10 दिन पहले हमारे गेहूं के बीज पक जाते हैं, 3385 है, 3386 है, जो संस्थान ने दिया है, उनकी अच्छी वैरायटी है, उनमें गुणवत्ता भी है, पैदावार भी है, और क्लाइमेट से लड़ने की उनके अंदर ताकत भी है। तो हमने बीज भी चुनने पड़ेंगे, और प्राकृतिक जैविक जो भी आप जिससे भी जैसे करते, जहर मुक्त मैं कहता हूँ, गो आधारित कृषि को हमने अपनाना पड़ेगा। और आज से बहुत दिन पहले मैंने अध्ययन किया तो पता लगा कि जैविक खेती क्या है। जीवों के लिए जीवाणुओं द्वारा प्राकृतिक घटकों की सहायता से की जाने वाली जीवनदायिनी कृषि को ही जैविक खेती कहते हैं। क्योंकि जैसे मेरे से पूर्व वक्ता ने बताया कि गो आधारित, क्योंकि यहाँ किसान साथियों एक बात समझने की है कि कृषि और गोपालन दोनों साथ साथ चलने चाहिए, क्योंकि कृषि के बगैर गोपालन और गोपालन के बगैर कृषि अधूरी है। जैसे बलराम और श्री कृष्ण की जोड़ी, बलराम हल चलाते, श्री कृष्ण गौ चराते, और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि कृषि और गोपालन दोनों धनोपार्जन के कार्य हैं। अर्थात प्राचीन काल में कृषि और गोपालन हमारी आय के और हमारी अर्थव्यवस्था के आधार रहे हैं। इसी के बल पर भारत विश्व गुरु बना और सोने की चिड़िया कहलाया। हमने जब जैविक खेती शुरू की तो अब हम जैसे प्याज की मेरी 3 एकड़ की नर्सरी है, एक दिन में नहीं हमने मार्केट बनाई। मैं हमेशा कहता हूं कि किसान कस्सी उठाने से नहीं बचेगा, साथ में तराजू उठानी पड़ेगी, क्योंकि तराजू उठाने वाला 2 घंटे में डबल करता है, किसान को 6 महीने लग जाते हैं और मौसम की मार भी झेलनी पड़ती है। इसलिए बेचना, उगाने के साथ साथ बेचना भी सीखना पड़ेगा। जब बिचौलिया मुक्त बाजार होगा तभी किसान का सुधार और उद्धार होगा। आज जो है जब प्राकृतिक खेती, हम तो खैर दिल्ली के किसान हैं, हमारे पास मार्केट की कोई कमी नहीं है। मैंने प्याज और गन्ना दोनों हम साथ साथ लगाते हैं। बीज से लेकर लास्ट तक मेरा अपना काम है, मार्केटिंग, बेचना, और बीज और नर्सरी और गन्ना और प्याज हम लगाते हैं। ये दोनों का आकलन हमने 6 लाख तक 1 एकड़ में पहुंचाया है। और प्याज जो है हमारे खेत पे ही सारा बिकता है, गन्ना मेरे खेत पे बिकता है, और गन्ने से जो हमने जैसे जीवामृत भी है वो भी हमने छोटा कोल्लू लगाया है, उसी से अपना जीवामृत बनाते हैं, उसी के अगोड़े से मेरी गाय पेट भर लेती हैं। गोबर गैस प्लांट है। इस तरह से आज किसान दिवस पर जो MSc BSc कर रहे हैं, अभी 1 घंटे के बाद मेरे फार्म पर 50 बच्चे आने वाले हैं। और आज साइंटिस्टों ने कहा कि आज किसान ही उनका जो है टीचर बन के उनको सिखाएगा किस तरह से हम जो है प्राकृतिक खेती, जैविक खेती कर सकते हैं। और अभी 1 घंटे में मेरे पास फोन आया था जस्ट थोड़ी देर पहले, तो ICRI से जो है बच्चे आने वाले हैं, तो उनको भी हैंडल करना है। और किसान जो है, मैं कहता हूं कि जब हमारा जो बीज से नियंत्रण खो गया, और पहले जब हम
पुराने टाइम में जैसे कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि पहले टाइम में किसान बाजार में तभी जाता था जब उसको लोहा और नमक चाहिए, नहीं तो सब कुछ उसका अपना था। आज किसान की पहले तो हमारे यहाँ जो है बीज वाले जेब काट लेते हैं, फिर खाद वाले, फिर दवाई वाले, तो किसान के इतने खर्चे बढ़ गए। तो उन खर्चों को कम करके गौ पाले, गोबर गैस प्लांट लगाए और इसी से किसान स्वावलंबी आत्मनिर्भर होगा और जो है किसान की सारी समस्याओं का हल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सही कहा कि किसान से बड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं होता है। तो इसी के साथ सर इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाते हुए हरियाणा से विनय सांगवान जी को आमंत्रित करूंगा और चाहूंगा कि वो अपने विचार को आज के विषय पे प्रकट करें। डॉक्टर विनय सांगवान जी। हाँ जी, सभी को जय गौ माता, जय गोपाल। और मेरा नाम डॉक्टर विनय सांगवान, हमारा फार्म गोकुल फार्म जो कि झज्जर हरियाणा में लोकेटेड है। और हम पिछले 10 वर्षों से देसी गोपालन पे कार्य कर रहे हैं। और जो आज का जो आपने महत्वपूर्ण जो टॉपिक उठाया उसके ऊपर इसी संदर्भ में जो हमारे श्री शेराव साहब ने भी जो बात बोली वो बिल्कुल स्पष्ट बोली है कि जो गोपालन और जो कृषि है वो एक साथ होनी चाहिए। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसपे हम साथ साथ हम अगर काम करेंगे तभी हमें सक्सेस मिलेगा। और देसी गायों के बहुत सारे जैसे नेचुरल फार्मिंग में अगर हम बात करें तो बहुत सारे फायदे हैं देसी गायों के साथ। और गाय को अगर हम गोमाता का अगर दर्जा दिया गया था देसी गाय को, वो उसके दूध घी के न करके उसको माता का दर्जा इसलिए दिया गया था क्योंकि जो उससे गोबर और जो गोमूत्र प्राप्त होता था वो हम खेती में यूज करते थे। उससे हम अग्नि भी जलाते थे और खेती में मुख्य उसका यूज होता था। तो आज के समय में जैसे हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूं, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर स्कीम अभी चलाई है कि जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं वो हर गाय को अपने घर पे लेके आए, उसको उसके लिए 30,000 का अनुसंधान भी दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट कर रही है इस चीज के लिए। और आज के समय की ये बिल्कुल जरूरत पड़ गई है कि गोमाता जो देसी गाय के गोबर और गोमूत्र से हम ऑर्गेनिक खेती करें और उसी के साथ हमें प्रॉफिटेबल मिल सकता है। दूसरा कि डोमिनिक सर ने भी जैसे बताया कि जो किसान को खुद का अपना ब्रांड बनाना चाहिए, कि हम अगर खुद का ब्रांड बनाएंगे, खुद के अगर हम प्रोडक्ट खुद ही सेल करेंगे और अपने मनचाहे दामों पे, तभी किसान एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है किसान के लिए। तभी वो एक सक्सेसफुल डेयरी फार्म या सक्सेसफुल किसान अगर एक की स्थिति में आ सकता है। क्योंकि यही बात आज से मतलब ये हम सबका यही मोटिव आज हम इकट्ठे हुए हैं कि लोगों को जागरूक किया जाए। पर उसके कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। अगर जिस बैकग्राउंड से हम हैं, हम डेयरी किसान है, तो मैं अपना बताऊंगा कि हम पिछले 10 सालों से डेयरी फार्म चला रहे हैं, गौशाला चला रहे हैं। पर उसका हमें ये फायदा हुआ कि पिछले 4-5 साल से हम फुली ऑर्गेनिक, हम उनके लिए जो जैविक हरा चारा है और जो अनाज है, दाना है, वो करते हैं। हम लगभग 30 से 32 एकड़ में अपना जो है खेती किसानी करते हैं। तो वो सब जो है हमारी सब करीब 250 से प्लस हमारे पास गोवंश है, देसी गाय हैं। तो उन्हीं के गोबर और गोमूत्र से पंचामृत, गोअमृत बनाकर ही हम उसका यूज करते हैं। तो पहले 1-2 साल तक हमें ये लगा कि हम पीछे, मतलब हमारा प्रोडक्शन उतना नहीं आ रहा था। बट अभी पिछले 3-4 साल से हमें बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है। और ये मैं सभी अपने किसान भाइयों को और कृषि जागरण के थ्रू में कहना चाहूंगा कि सभी लोग जो अपने घर में जो भी जैविक या किसान जो खेती करते हैं, वो घर में एक गोमाता या देसी गाय के गोबर से का इस्तेमाल करें, उनको गाय को जरूर रखें। तो उसका एक देसी गाय एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा है कि अगर उसको आप एक जंगल में लेके जाके उसके साथ अगर आप जीवन यापन करना चाहते हो, तो वो आपको हर एक मूल सुविधा, मूल चीज दे सकती है जो हमें बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए होता है किसी के लिए भी। और बाकी इसके बारे में तो मैं बहुत इतना ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे से बहुत ज्यादा बड़े मेरे बुजुर्ग हैं और बड़े आदरणीय सारे बैठे हैं, और मैं सारा ज्ञान अभी ले रहा हूँ। और इसके लिए बहुत बहुत मैं आभारी हूँ विवेक जी का भी, डोमिनिक सर का, डोमिनिक मैम का,
और मेरे को इसके लिए आमंत्रित किया और हम इसमें जुड़े संगोष्ठी में। नमस्कार। डॉक्टर विनय जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ से मिलन सिंह विश्वकर्मा जी को मैं चाहूंगा कि वो अपने विचार को प्रकट करें। सर, और हमारे देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए किसान भाइयों, आप सभी को किसान दिवस के अवसर पर सबको शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद। मैं मिलन सिंह विश्वकर्मा हूँ, मेरा नाम है। मैं लाख का किसान हूँ छत्तीसगढ़ में। और चूंकि छत्तीसगढ़ में सबको पता है कि यहाँ धान का उत्पादन ज़्यादा होता है और धान का कटोरा कहा जाता है पूरे देश में। तो यहाँ पे ऐसा स्थिति आ गया है कि एक फसल जैसे लेते हैं, खरीफ का फसल लेते हैं, तो फिर रबी स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारा समस्या है, जैसे यहाँ पे जल स्तर नीचे हो रहा है और यहाँ का जो जल है वो दूषित भी हो रहा है और वायु प्रदूषण भी हो रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ जो कृषि जो करते हैं हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, वो जंगलों को सफाई करके करते हैं, पेड़ पौधे को नष्ट करते हैं और वहाँ कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे मतलब जलवायु परिवर्तन का देखा जाए तो ये हमारे लिए ये इसका फोन आ गया। किसी का फोन आ गया। मिलन जी किसी कारणवश हमसे अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाते हुए बिहार से जैमिनी कृष्णा जी को आमंत्रित करूंगा और चाहूंगा कि वो अपने विचार को रखें आज के विषय पे। जैमिनी कृष्णा जी। जैमिनी कृष्णा जी शायद वो अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं हमसे। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाते हुए राजस्थान से अनूप कुनौत मैम को आमंत्रित करना चाहूंगा, वो आए और अपने विचारों को रखें। मिलन जी, आप अपने विचार को नहीं रख पाए थे, आपका अपना माइक ऑन करके अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं। जी सर, मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि किसी का कॉल आ गया था 2-3 बार, तो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई इसके बात लिए नहीं सर, क्षमा चर्चा चाहता आगे हूँ। बढ़ाते हैं। कि देखिए, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में धान ही धान का खेती करते हैं। इससे निश्चित ही जलवायु क्लाइमेट के ऊपर प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि फसल चक्र भी अपनाए किसान। फसल चक्र अपनाए तो उससे भी हम देखा जाए तो इससे क्लाइमेट के ऊपर जो है ना, हम कहना चाहिए परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे मैं अभी लाख की खेती कर रहा हूँ, तो लाख की खेती के साथ साथ मैं उसमें दलहनी तिलहनी का भी खेती कर रहा हूँ मैं। जैसे मेरा लाख में जो प्रभावित होता है, तो मैं उसमें जैसे दलहनी तिलहनी अभी ले रहा हूँ, उसमें मेरा कवर हो जाता है। और लाख की खेती ऐसा है कि मैं इसमें बहुत सारा पेड़ पौधा लगाया हूँ। ऐसा नहीं कि हम आय के स्रोत में पेड़ पौधे ही कटाई करेंगे तभी हमारा खेती हो सकता है, ऐसा नहीं है। देखा जाए तो मैं लाख की खेती के लिए बहुत सारा पेड़ लगाया है। जैसे 60 से 70 हजार पेड़ जो है ना, मैं अपने बागान में लगा के फिर लाख की खेती कर रहा हूँ। और उसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, इसमें कम पानी, जैसे ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से मैं इसमें लाख की खेती कर रहा हूँ। और उसमें एक ट्यूबवेल जो है मेरा कहना चाहिए 20 एकड़ का जो जमीन है उसको कवर कर रहा है। बाकी जैसे किसान लोग देखा जा रहा है कि वो 2 एकड़ में जो है वो एक ट्यूबवेल लगा रखा है। इससे भूमि जल जो स्तर है वो नीचे जा रहा है। तो हम इस टाइप के कम पानी में भी खेती कर सकते हैं। इसमें पेस्टिसाइड भी कम लगता है, पानी भी कम लगता है
और जो खाद लगता है, जो फर्टिलाइजर लगता है, वो भी कम लगता है। जी तो इस टाइप के हम खेती करके अपन जो है ना आगे बढ़ सकते हैं। बस इतना बोल के मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार आप सभी को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। निसंदेह आपने अच्छी जानकारी दी है। इसी के साथ मैं राजस्थान से महिला किसान रूबी पारिक जी को आमंत्रित करना चाहूंगा और चाहूंगा कि वो अपना कैमरा ऑन करके अपने विचारों को प्रकट करें। इसके अलावा अन्य जो किसान भाई हमसे जुड़े हुए, मैं चाहूंगा कि वो सभी किसान भाई भी अपने कैमरा को ऑन करके बैठे हैं। रूबी पारिक जी। नमस्ते सर, किसान दिवस पर आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। और मैं, जैसे मैंने विवेक सर को बताया था कि मैं मेरी परिस्थितियों के कारण ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मेरे अनुभव और जो मैंने प्रैक्टिकल में काम किया है उनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहती हूँ कि हमको ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती पर आना ही पड़ेगा। जो ये वायु प्रदूषण हो रहा है और जो जलवायु प्रदूषण हो रहा है, इसके लिए हमें जैविक खेती पर आना पड़ेगा। जैसे हमारी जमीन है वो एक कठोर होती जा रही है, तो हमें जो ये केचुए की खाद है, हरी खाद है, और जो हरी खाद है, इनका अपन को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना पड़ेगा। जिससे क्या है, पानी जो बरसता है तो ये जमीन एक मुलायम हो जाए, और जो कठोर जमीन हो रही है तो वो पानी का अवशोषण नहीं कर पा रही है। और जो केमिकल का हम ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, वो भी एक मेन कारण है जो अपनी जमीन को कठोर बनाने का। और जो ये वायु जो प्रदूषण हो रहा है, जो हम दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, ये भी वातावरण को एक जहरीला प्रदूषण बना रही है। जो क्लाइमेट अपना जो बदल रहा है, ये भी एक इनका जो कारण है। वो ज्यादा से ज्यादा अपन केमिकल का यूज कर रहे हैं, ये भी एक जो कारण है। जो पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, ये भी एक कारण है क्लाइमेट का। तो हमें ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती को अपनाना होगा। और हमें ये जो चीज है, जो अपन सब कह रहे हैं कि अपन को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन पर ध्यान देना चाहिए, तो मेरा मानना ये है कि हमें ज्यादा उत्पादन पर तो ध्यान देना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। जैसे जमीन की स्वास्थ्य का भी, और ये जो क्लाइमेट बदल रहा है उसकी स्वास्थ्य का भी अपन को ध्यान, हवा जो प्रदूषण हो रही है उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो हम ज्यादा से ज्यादा केमिकल का जो यूज कर रहे हैं, इससे भी क्लाइमेट बदल रहा है। तो अपन जैसे केचुए की खाद का प्रयोग करते हैं, तो केचुए जमीन के अंदर जाते हैं तो जमीन को पोली कर देते हैं, और जैसे वर्षा बरसती है तो वो जमीन के अंदर पानी को अवशोषण कर लेती है। तो अपन का पानी ज्यादा नहीं खर्च होता है। जैसे मैं लोगों की देखती हूँ कि जो केमिकल की खेती कर रहे हैं, उनके यहाँ 5 पानी में गेहूं पकते हैं, और जो जैविक खेती कर रहा है उसके 3 पानी में गेहूं पक जाते हैं। और जैसे सर ने बताया था कि हमें पैसों पे भी काम करना चाहिए, तो सर को मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं एक संगठन के हिसाब से काम कर रही हूँ। संगठन मैंने बना रखा है, 1000 किसानों का संगठन मैंने समूह बना रखा है। तो मैं उनसे ये केमिकल की खेती नहीं करवा कर जैविक खेती करवा रही हूँ। उनका पूरा जो खाद्यान्न है, जैसे गेहूं है, चना और बाजरा, ऐसी चीजें इकट्ठा करके हम जो बीज के जो बिचौलियां हैं, जैसे आड़ता वाड़ता है, उनको समाप्त करके हम एक संगठन किसान खटुआ किसान जैविक प्रोडक्शन के माध्यम से एक साथ उनका बेच रहे हैं। तो उनका क्या है, मार्जिन जो खरीद है, तो उनकी कीमत बढ़ रही है। और हम मतलब जो किसान महिलाएं हैं, किसान भाई हैं, वो अपने आप में एक आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो मैं सब किसान भाइयों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर अपन को जागरूक रहना है तो एक संगठन के हिसाब से मिलकर एक जगह अपना जो उत्पादन है उसको बेचना चाहिए। और सर, मैं देखो ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की तरह बोल तो नहीं पाती हूँ। जो अपने विचार हैं उनको आपके साथ जो मैं कार्य कर रही हूँ उसको साझा कर रही हूँ। तो इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैम, ऐसा कुछ नहीं है, आपने बहुत अच्छा बोला है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे उपस्थित सभी किसान भाइयों को अच्छा लगा होगा, और जो जो किसान आपको सुनेंगे उन्हें भी अच्छा लगेगा।
और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और इसी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश से प्रोग्रेसिव फार्मर विपिन मिश्रा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, और चाहूंगा कि वो अपना माइक और कैमरा ऑन करके अपने विचारों को आज के विषय पे प्रकट करें। विपिन मिश्रा जी। कोई टेक्निकल इशू आने की वजह से वो अपना कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो बिहार से मुजफ्फर कमाल सबा जी हैं, मैं चाहूंगा कि वो अपना कैमरा ऑन करें और ऑन करके अपने विचारों को आज के विषय पे प्रकट करें। मुजफ्फर कमाल सबा जी। एम के सबा। जी, मुजफ्फर कमाल सबा जी, अपना माइक ऑन कर लीजिए आप। जी 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 ओके जी, नमस्कार जी नमस्कार। जी। थोड़ा सा देरी से ये क्योंकि सर का क्या कहते हैं विजिट होने वाला है, डीएम साहब कुछ देर में आएंगे मेरे फार्म पे, जी जी तो उसी के लिए जो है वीडियो सब आए हुए थे, तो हम एक बंदे को दिए हुए थे क्या मोबाइल, जिसकी वजह से जो है बहुत बहुत सॉरी। जी जी। वो क्या कहते हैं, वो मंत्री जी का प्रोग्राम, शायद नीतीश कुमार जी का प्रोग्राम है 18 जनवरी को, जी उसी का जी जी। तो कई दिन से ऑफिस बंद थी, तो आज जो है सर्वेक्षण के लिए आ रहे हैं, इसीलिए जो है हम थोड़ा सा जो है आप लोग से जुड़ने में जो है थोड़ा ये रहा। ये अच्छी बात है कि एक चीफ मिनिस्टर आपके फार्म पे आने वाले हैं। जी जी एक किसानों की उपलब्धियां ही हैं जी 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 कि जो सरकारी अधिकारी पदाधिकारी हैं वो लोग भी आपके यहाँ विजिट कर रहे हैं। जी जी। तो तो वही लोगों को अभी आए थे ना, तो वही वो लोगों को बस बताया जा रहा था, बता रहे थे कि सर लोग कि कैसे कैसे क्या करना है, कहाँ क्या करना है। जी जी जी, जी जी। इसलिए तो हम मतलब तो बीच बीच आज में का जुड़ जो रहे थे विषय आपसे। है उस पे कमाल समाज में चाहूंगा कि अपने विचार को रखें आप। देखिए, जलवायु परिवर्तन तो एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ, और वक्त रहते हुए अगर हम इसको जो है दूर कर लें, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा जो है चैलेंजिंग फेस रहेगा हम लोग के लिए। तो जो हम किसान बंधुओं को कह रहे हैं कि जो है किसी टाइम में जो है जो हमारी पुरानी पद्धति थी, हम लोग को उसी पद्धति में फिर आना पड़ेगा, पुरानी पद्धति, मगर उसको जो आना जो पड़ेगा तो एक टेक्नोलॉजी के तहत आना पड़ेगा। जैसे पुराने जमाने में हम जो है गौ माता का गोबर जो है डायरेक्ट खेतों में डालते थे, पहले उसको पुराना करके, तो उसको हम कंपोस्ट बना करके डालें, बर्मी कंपोस्ट बना के डालें। तो हम एक देखें कि जिसके पास भी अगर 1 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ जमीन में अगर एक गाय अगर कोई पालते हैं अगर, तो उसके लिए एनफ है एकदम। मालूम हुआ कि मेरे पास अगर 5 एकड़ जमीन है तो हम 5 गाय पालें। इसी तरह से मतलब कि एक डिपेंड करता है कि किसान का वो कैसा है, उसका जो है किसान मतलब किस स्थिति में है। तो उस स्थिति के हिसाब से, क्योंकि सब किसान अलग अलग तरह के रहते हैं, कोई पूंजीपति किसान रहते हैं, कोई गरीब रहते हैं, मतलब हर तरह के, कोई सामान्य किसान है। तो किस तरह से क्या कर सकते हैं, तो डिपेंड तो उन पे ही करेगा, किसान पे ही डिपेंड करेगा। मगर हम चाह रहे हैं कि जलवायु जो परिवर्तन है, तो उसको करने के लिए हमको जैविक खेती पे सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। और ये पेस्टिसाइड्स और यूरिया डीएपी जो इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको एक बार में तो अब कम कर देंगे अगर एक बार में, तो फिर किसानों की स्थिति खराब हो जाएगी। तो हम चाह रहे हैं कि उसको थोड़ा सा कम कर दे और जैविक को थोड़ा सा जो है कंपोस्ट को जो है जैविक कंपोस्ट को ज्यादा इस्तेमाल करें। तो धीरे धीरे 2 4 साल 5 साल में जो है किसान जो है फिर जो है जैविक खेती पे पूरा डिपेंडेंसी उनकी आ जाएगी। और दूसरी दूसरी बात यह है कि और हम लोग जो है अपने क्या कहते हैं इसमें जो है कुछ जो है जंगलों का भी इस्तेमाल करें। जंगलों में जैसे कि लकड़ियों के लिए जो पेड़ होते हैं, क्योंकि पेड़ बहुत कट गया, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज उसकी वजह से भी हो रहा है। तो कुछ पेड़ पौधे भी लगाएं, जैसे हम तब मेरे पास तालाब है तो तालाबों के मेहर पे कुछ लगाएं, कुछ गार्डनिंग करें, मतलब पर्यावरण को चेंज करने के लिए जो है ये सब चीज का इस्तेमाल करना हमारे लिए काफी काफी जरूरत है। और अभी जो है बिहार सरकार हो, सेंट्रल हो, तो अभी काफी स्कीमें जो है जल जीवन हरियाली के तहत बहुत सारी स्कीमें आ रही है किसानों को। तो बस हेलो जी मैं सुन पा रहा हूँ। जी जी जी, किसानों को तो सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से बोला जा रहा है कि आइए सब्सिडी के तौर पे हो, हमारी जो भी हेल्प है हम जो है करने के लिए आपके सक्षम हैं। ड्रिप इरिगेशन है, जैसे हम लोग जो है पानी का जो है अथाह जो है बर्बादी करते हैं खेतों में,
तो अब जो है टेक्नोलॉजी के हिसाब से ड्रिप इरिगेशन हो, क्या कहते हैं स्प्रिंगल हो, इसका इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से क्या है कि पानी का जो है कम जो है खपत होगा। जो हमारे जो है जो पानी का लेयर जो है हमारे यहाँ जो है वो एक मेंटेन रहेगा। पहले जमाने में हमारे यहाँ जो है 40 फीट पे पानी आ जाती थी और अभी जो है 70 फीट पे पानी आ रही है। तो ये पानी का जो है पैरामीटर्स इतना नीचे का क्यों चला गया? ये हमारी ही वजह से गया है, क्योंकि हम लोग अत्यधिक सिंचाई कर रहे हैं, पानी को बर्बाद कर रहे हैं। पहले जमाने में हर तरह का जलकर होते थे इलाके में, वो जलकरों को हम लोग सुखा देते हैं, नदियों को सुखा देते हैं, तालाबों को सुखा देते हैं, जिसकी वजह से जल स्तर जो है हमारा नीचे चला गया। तो हम लोग को तो किसान बंधुओं को से हम ही कह रहे हैं कि जो है हम लोग जो है एक संकल्प लें कि जो है हम लोग जो है पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम करें। अभी तो एक साथ तो बंद नहीं कर सकते हैं, मगर कम कर सकते हैं। और जो है वर्मी कंपोस्ट हो, अगर वर्मी कंपोस्ट अगर नहीं बना सकते हैं तो अपने से एक दो गाय रखें। अगर आप सक्षम हैं कि उस तरह का आपके पास है कि कर सकते हैं तो वो करें। उसका ही जो है खाद बना करके उसको जो है अपने खेतों में छिड़काव करें। और जितने भी केमिकल्स का इस सब का इस्तेमाल कम करें। उसके पेड़ की कटाई को जो है थोड़ा सा रोक लगाएं अपने ही में, अपने स्तर पे अगर है। और कुछ जो है पेड़ों का भी जो है तालाबों के आड़ पे, उसके बाद अपने खेतों के इसमें जो है कुछ वृक्ष का भी ऐसा करें कि जो कि 2 पुश्त के बाद जो है आपकी दूसरी जनरेशन अगर काटने की जरूरत पड़े तो दूसरे आपको बस उसके लिए लगाना है। तो ये सब चीज, बहुत सारी चीजें हैं करने की जरूरत है। हम लोग को, किसानों को जो है जागरूक होने की जरूरत है। जी कमाल फरमाद जी, निसंदेह आपने अच्छी जानकारी दी है। जी मैं आशा करता हूँ कि जो भी किसान भाई आप यहाँ पे जुड़े हुए हैं जी उन्हें अच्छी जानकारी मिलेगी, और जो दर्शक आपको सुनेंगे उन्हें भी अच्छी जानकारी मिलेगी। इसी के साथ मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए यूपी से विपिन मिश्रा जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, और चाहूंगा कि वो आज की जो विषय पे अपने विचार को रखें। विपिन मिश्रा जी। हेलो सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं यूपी उत्तर प्रदेश से विपिन मिश्रा, मैं एक किसान हूँ। जैसा कि अभी हम लोग के सामने जो समस्या है जलवायु परिवर्तन की, तो हम लोग देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो गलतियां हुई वो हम किसानों से ही हुई, क्योंकि हम लोगों ने जो अभी तक इतना अंधाधुंध पेड़ पौधों को काटा, कोई लगाने वाला तो है नहीं, केवल हम लोगों ने केवल काटा। तो काटने की वजह से जो ये परिवर्तन हो रहा है, जल परिवर्तन, सबसे बड़ा कारण यही है कि हम लोगों ने अंधाधुंध पेड़ों को काटा और अपना जो है रसायन ज्यादा प्रयोग किया। आज जरूरत है हमें प्राकृतिक खेती करने का, क्योंकि इसका बचाव केवल प्राकृतिक खेती से ही हो सकता है। जो आए दिन बेमौसम बारिश हो रही है, कहीं गर्म कहीं ठंडा, इसका कारण है कि अगर हम वृक्ष नहीं लगाएंगे तो हमारा पर्यावरण दिन पे दिन बदलाव करेगा। और प्रकृति ऐसी चीज है कि हम प्रकृति से है, प्रकृति हमसे नहीं है। तो हमें अपने प्रकृति को बचाना भी है। और प्राकृतिक खेती में हमें ये लाभ होगा कि जैसे हम रसायन का प्रयोग बंद करेंगे, प्राकृतिक खेती करेंगे, तो प्राकृतिक खेती में जब हम जीवामृत का छिड़काव करेंगे, इस तरीके से खेती करेंगे, तो हमारे जो कीट मित्र हैं, जो हमारा केचुहा मित्र है, वो हमारे खेतों में अपनी संख्या बढ़ाएगा। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि एक केचुहा 20 मैट्रिक टन साल में मिट्टी ऊपर नीचे करता है, और वो एक छेद से आता है, दूसरे छेद से वापस जाता है। तो अगर बारिश भी ज्यादा हो गई तो हमारी फसल बर्बाद नहीं होगी, क्योंकि जो छेद है उसे पानी रिस के नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो हमारा जो पानी का वाटर लेवल है वो भी ऊपर आएगा। जो आज नीचे देखने को मिल रहा है कि नीचे भाग रहा है पानी वाटर, वो ऊपर आएगा। तो हमें जरूरत है प्राकृतिक खेती करने का। इसीलिए आज हम 3 साल से इस पे काम कर रहे हैं। अपने आप किसानों के बीच में जाके ये बताते हैं लोगों को कि जीवन अगर बचाना है तो पहले पेड़ लगाना है। हर किसान को चाहिए कि अपने मेड़ों पर पहले पेड़ लगाना सीखे। आज हम एक बच्चे का जब भी बर्थडे मनाते हैं तो 2-4 हजार 10 हजार रुपए तो चला जाता है जेब से, लेकिन एक 10 रुपए का पौधा कोई लगाने वाला नहीं है। तो इस पर्यावरण को बचाने के लिए, जलवायु
परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे जरूरी है कि पहले हम लोग पेड़ लगाएं। अगर हम अपने वातावरण में जहां रह रहे हैं, जैसे भी हैं, जैसे किसान है अपने पेड़ मेड़ों पे लगा लेता है पेड़, लेकिन जो शहर में है वो भी अपने छत पे कम से कम छोटे पौधे, तुलसी के पौधे, बहुत वैरायटी के छोटे पौधे आ गए, कम से कम अपने छत पे भी लोग पौधे लगाएं। क्योंकि जो ये वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आज बढ़ रही है, कहीं ना कहीं कारण किसान भी तो है। तो प्रयास ये किया जाए कि प्राकृतिक खेती की ओर हमने लौटना चाहिए। अब प्राकृतिक खेती के सिवा और कोई इसका हल नहीं है। जी सर। हेलो। हेलो। जी विपिन मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, अपने अपने कीमती वक्त निकालकर। जी सर। निसंदेह आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और इसी के साथ मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप सभी किसान भाइयों में से अगर कोई किसान भाई अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं आज के विषय पे, तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, अपना कैमरा ऑन करके हैंड रेज कर सकते हैं, उनको बोलने का हम मौका देंगे। रतनलाल जी, आपका माइक ऑन है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम अगर मिले तो। जी जरूर, आप कर सकते हैं। मैं अपने डोमिनिक सर को और आप सभी कृषि जागरण के सभी साथियों को मेरी तरफ से किसान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके द्वारा जो ये काम किया जा रहा है, ऐसा पहली बार है कि किसानों के बारे में किसी एक साफ दिल इंसान ने ये काम किया है और हम लोगों को, किसानों को इतना उत्सुक बनाया। जैसे मैं पीछे अभी अपने दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था, रेड कारपेट पे किसान खड़ा होकर देखता तो इतना गर्व होता है कि बहुत अच्छा। तो इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ सर, बहुत बहुत। आप इस मुहिम को ऐसे लगातार चलाते रहिए और भगवान आपको हर जगह, आपको हर तरह से सहायता रखे और खुश दिल से हमेशा परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन चलाइए। तो इसमें दो बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो बात यह है कि सारी बातें हमारे किसान भाइयों ने, विशेषज्ञों ने बहुत अच्छे से कहा है, सभी ने सुना है। मैं अर्बन गार्डनर एक्सपर्ट हूं सर, तो मैं चाहता हूं, मैं कृषि किसानों के भी साथ भी मैं जाके काम कराता हूं। मैं TCBT ताराचंद बेलजी टेक्निक से मैं कई सालों से अपना जैविक खेती पे काम भी कर रहा हूं और अलग से मेरा अर्बन गार्डनिंग का गार्डनर है। तो इस विषय में यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग रुझान जो छोटे मोटे की अपनी सर्विस करती हैं, महिलाएं रिटायर है, वो अपनी छतों पे टेरेस गार्डनिंग कर रही है, छोटी सी जगह मिलती है किचन गार्डनिंग कर रही है। बहुत अच्छे से अपने देश में ये काम चल रहा है। तो इस पे कम से कम अपने लिए थोड़ा सा स्टार्ट करें और उससे एक्सपीरियंस ले। किसी भाई को कोई किसी तरह का स्ट्रेस है, कोई परेशानी है, मनोविज्ञान किसी भी तरह की उनको दिक्कत है, आप गार्डन के साथ जुड़िए, आपकी सारी समस्या बिल्कुल खत्म। कोई दवाई मूली आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रात को सोते टाइम भी ये सोचेंगे कि भाई मुझे सुबह उठ के मेरे गार्डन कितनी पत्तियां हो गई, इतना फल आ गया, इतना अच्छा फूल आ गया। तो दिन भर बिल्कुल तरोताजा रहेंगे, किसी तरह की बीमारी आपके नजदीक नहीं आएगी। दूसरी बात है, किसानों से मेरी जितनी भी हो सकते हैं अपनी बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को ज्यादा से ज्यादा अपने खेतों के चारों तरफ पौधों को, बड़े बड़े वृक्ष जो भी बनते हैं उनको लगाइए। उनके अंदर सब तरह के जीव, नीचे पशु, ऊपर पक्षी, वो जब खेत के आसपास रहेंगे तो बीमारियां बिल्कुल नजदीक नहीं आएगी। क्यों, प्रकृति में हर बीमारी के साथ साथ उसका इलाज दे रखा है प्रकृति ने, लेकिन हम उसको अपनाते नहीं है और किसी दुकानदार के पास जाकर टेबल से रखी होती दवाई ला के डाल देते हैं। तो कृपया इससे बचिए और जैविक खेती पे अपना ध्यान जरूर देना। थोड़े से पे करें, आप 1 बीघे से करें, 2 बीघे से करें, पूरी पे एकदम ना करें, जिससे आपको विश्वास बने और आप उसमें आगे बढ़ के जाए। तो मेरा इतना ही कहना है, ज्यादा समय में नहीं लगता। आपने मुझे इतना टाइम दिया, इसके लिए मैं दिल से आभार करता हूँ। पूरे जागरण समूह को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं एक एक्स सर्विसमैन आदमी, सलूट करता हूँ आपको सर।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने लाभप्रद जानकारी दी है। और इसी साथ में इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए यदि कोई और अन्य किसान भाई कुछ कहना चाहते हैं तो अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से नूतन जी जुड़ी हुई हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो अपना कैमरा और माइक ऑन करके। जी वैसे चर्चा जो है काफी। जी नूतन जी, आप अपना माइक ऑन करके अपने विचारों को आज के विषय पर रख सकते हैं। नूतन जी। जी मैम प्लीज। जी सर। हाँ। जी सर नमस्कार सभी किसान बहन भाइयों को। आज की जो विषय है उस पे मैं चाहूंगा कि अपना विचार रखें। जैसे कि आज देखेंगे कि जो जलवायु परिवर्तन है वो किसानों के लिए गंभीर समस्या बना हुआ है। इसलिए इसको ध्यान रखते हुए टिकाऊ खेती करना बेहद जरूरी है, सस्टेनेबल फार्मिंग। तो इस विषय में मैं चाहूंगा कि अपना विचार आप रखें मैम प्लीज। मेरा विचार यही है कि सर जैसे कि आजकल खेती के लिए पानी का बड़ा ही समस्या चल रही है, तो ये जल को लेके यही है कि ये जो सुविधाएं हैं कि पाइपलाइन है या ये सरकार हमें जो भी सुविधा दे रही है उनको हमें लेना है, ताकि हमारी खेती में वो जो फसल है उसी में पानी जाए और जल का कम से कम खर्च हो, व्यर्थ ना हो जल, और इधर उधर पानी ना बहे और हमारी सीधी फसल को ही मिले। उस चीज को लेके यही है कि ये फसल को ही मिले और उसका हम लाभ उठा सकें, और कम खर्चा और सारी सुविधाएं हमें सरकार दे रही है तो हमें वो लेनी चाहिए। जी थैंक यू सो मच। आज की जो चर्चा रही है वो काफी सारगर्भित रही है, और मैं उन सभी किसान भाइयों को धन्यवाद कहूंगा कि मैंने बुलाया और आप सभी ने हिस्सा लिया। तो आज के कार्यक्रम के अंत में मैं डोमिनिक सर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा और चाहूंगा कि वो आज का वोट ऑफ थैंक्स दे और जो भी हमारे किसान भाई जुड़े हैं उनके लिए अपना विचार प्रकट करें। डोमिनिक सर। डोमिनिक सर प्लीज। वीडियो विवेक। ये विवेक बाहर है देखना। यस सर प्लीज प्लीज सर वोट ऑफ थैंक्स आप दे सकते हैं सर आज के लिए। जी सर। हाँ विवेक, मुझे आप बोल रहे थे कुछ। जी सर इस कार्यक्रम को हम समाप्त कर रहे हैं यहीं पे, और मैं चाहूंगा कि आप आज के लिए जो किसान भाई हमारी इस चर्चा में जुड़े, हिस्सा लिए, अपने विचारों को प्रकट किए, उनके लिए आप चार शब्द बोले आप। नो नो, मैंने बहुत लास्ट में एक दो किसानों को सुन न पाए, नहीं तो मैंने सबको सुन रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने एक्चुअली मैं बोलो क्या बोलूँ, सुधांशु कुमार सर और यहाँ पे देख लो हमारा नरेंद्र जी और मिलान सिंह साहब विश्व और रतन साहब, कितनी कितनी लोगों ने बात किया है। आप देख लो सबका दिल में एक ही है, किसानों का कैसे आगे बढ़ना है। और मुझे अच्छा लग रहा है इतनी आप लोग स्पेशली नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती में काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये हमें पूरा इंडिया में कैसे ले पाएगी और कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा एक रिजल्ट आएगी।
और मेरा एक रिक्वेस्ट है, हमने ये देख लो, जब मैंने बोला MFI हमने शुरू किया, टाइम लगा वो आगे बढ़ने के लिए। सही में आज का हमारा एक कोशिश है, मैं बोल रहा था हमें ये पॉसिबल हो तो आप लोग FMR आपका नाम का साथ जुड़ने की कोशिश कर लो, और उसके हिसाब से विजिटिंग कार्ड बढ़ने शुरू कर लो। कहीं भी जाएंगे, हम फार्मर है, हमारा एक विजिटिंग कार्ड देने की कोशिश कर लो। उसमें मुझे उम्मीद है हमारा बिजनेस बढ़ेगी। और दूसरा रिक्वेस्ट है, कैसे हम एक फैमिली फार्मर बन सकते हैं। ओके, ये फैमिली हम 1000 सी एक डॉक्टर कितनी फार्मर पेशेंट्स का डॉक्टर बन सकते हैं, ऐसे एक फार्मर हजारों दूसरा लोगों को फार्मर फैमिली फार्मर बन सकते हैं। सो ऐसे हम फार्मर फैमिली बने और फार्मर का नाम से हम आगे बढ़ने शुरू हो गए। और आप लोग ने बोला हम ऐसे प्लेटफॉर्म लेके आएंगे, कहाँ आपका नेटवर्क बहुत बढ़ेगी। हम चाहता हूँ आप लोग आपस में कनेक्ट करते रहे, सो दैट आपका बिजनेस बढ़ते रहेगी, हम आपस में सपोर्ट करेगा, हमारा बिजनेस बढ़ेगी। और मैं आपको बोलूँगा, जब तक हम पैसा कमाएंगे नहीं, कोई भी सुनेगा नहीं। आप कितनी भी अच्छा खेती करो, कुछ भी करो, हमारा पास जब पैसा नहीं है कोई सुनेगा नहीं। जब पैसा है तो सब लोग सुनेंगे। सो हमें सारे मिलकर आपस में सपोर्ट करके हमें आगे बढ़ना है और इनकम बढ़ाना है। उसके लिए मुझे उम्मीद है, अभी कितनी लोग इतनी बात किया, सबको सेम साउंड था, हमें सबको पैसा चाहिए। मैं ही पूछा हमारा किसको नहीं जानते। मैं चाहता हूँ हमारा भी, मैं चाहता हूँ, मैंने अगले पिछले बार बोला था, क्यों किसानों को बेटा किसान होना चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। किसानों को बेटा आजकल उनको डॉक्टर बनने दो, उनको इंजीनियर बनने दो, उनको IT में जाने दो। हम चाहता हूँ IT में लोग काम कर रहे हैं, और डॉक्टरी कौन कर रहे हैं, एडवोकेट कौन कर रहे हैं, उनकी बेटा अभी किसान नहीं करने शुरू कर लो। सो इतनी ग्लैमर हमें एग्रीकल्चर में लेके आने, सबको इच्छा से आके करे और उसमें पैसा भी कमाई करे। सो हम सारे मिलकर हम कोशिश करेगा। हमें उम्मीद है एक दिन ऐसी आएगी, हमारा भी एक प्लेटफॉर्म आगे बढ़ेगी। और मैंने बोला जब तक हम किसान ब्रांड नहीं बनेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। और हम ब्रांड बना के, मैं चाहता हूँ एक दिन ऐसे हो हमारा फार्मर का भी ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली और कोई फिल्म स्टार हमारा फार्मर का भी बात करने शुरू हो। मैं अभी भी बोला था, जब कोई IAS ऑफिस और IAS का एग्जामिनेशन के बाद किसको फर्स्ट रैंक मिलेगी, वो आके बोलने शुरू करो। सी देख लो, मैं सुधांशु साहब का केस से एप्पल का और कौन सा टोमेटो खाता था, इतनी न्यूट्रिशियस टमाटर, मुझे मेरा ब्रेन को स्टिमुलेट करता था, मुझे एनर्जी मिलता था। नहीं तो कोई बोले ओके अभी हमारे विश्वकर्मा जी का और इधर कोई दूध का काम कर रहे हैं, अब बोले चौधरी साहब का दूध है हमारा ताकत का सीक्रेट। कोई फुटबॉल जीत के और क्रिकेट जीत के, ऐसे फार्मर्स को प्रमोट करने एक दिन आएगी, आप देख लो कितनी हम आगे बढ़ेगी, हो जाएंगे जब हमारा खुद का ब्रांड हो गए। सो कृषि जागरण का सोच है ये, कैसे भी सारे किसानों को एक ब्रांड बनाना और उनके पास एक ब्रांड होना चाहिए। सो उसके लिए ये छोटा छोटा चेंजेस हम कोशिश करके लेके आएंगे, कैसे हम हमारा खुद का ब्रांड करने शुरू करें। सेइंग फार्मर नरेंद्र, और मैं स्पेशलाइज कर रहा हूँ ऑर्गेनिक खेती में। वेरी गुड। सो उसको भी उनका विजिटिंग कार्ड मिलेगा तो मालूम है नरेंद्र साहब को हमें कोशिश करना, हमें ऑर्गेनिक मिलना है। सो अब देख लो, ऐसे हमें सबको कोशिश करके हमारा टीम को हम आगे बढ़ा दो, कोई नुकसान नहीं है। इतनी बड़ा मार्केट है दुनिया, सारे किसानों को ऑप्शन है, लेकिन ओनली हमें क्वालिटी चीज देना है और ब्रांडेड देना है। आप देख लो हम आगे बढ़ेंगे। सो इस किसान दोस्त का हमारा एक कोशिश होना चाहिए, हमारा किसानों को कैसे हमारे इनकम बढ़ाएंगे, हम मिलकर आगे बढ़ सकते, और हमारा इज्जत भी, हम कैसे हमारा नाम भी कमाई कर सकते। सो उसके लिए हम सबको धन्यवाद बोलता हूँ। आप लोग सब आया, हम मिलते रहेंगे, लेकिन हमें एक बिजनेसमैन बनना है कृषि में। दैट विल बी आवर मोटो दिस ईयर। With that, I congratulate our Vivek Bhai to bringing all these farmers, and I see lot of everyone is a successful, accomplished farmer. आप सब, so आपको आवाज पूरा दुनिया सुनेगी। So हम मिलकर ये करते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।
कि आप अपने कीमती वक्त में निकाल के हमारे लिए, हमारे किसान भाई के लिए वक्त निकाले आप। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ कृषि जगरण की प्रबंध निदेशक साइनी मैम जुड़ी हुई है। मैं चाहूंगा कि वो भी जो हमारे किसान भाई इसमें हिस्सा लिए उनके लिए दो शब्द बोले। सबके लिए धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप लोग इतना जानकारी हमें दे दिया, इतना टाइम तक हमारे साथ दे दिया, इसके लिए सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और विवेक को भी स्पेशली थैंक यू विवेक, आप सबको बुला के लेके आ गया, इसके लिए विवेक को भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ मैं इस चर्चा को यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। जो भी किसान भाई इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आप आगे भी ऐसे ही कृषि आयोजित किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा लें और कृषि के साथ हमेशा जुड़े रहें। तो इसी के साथ मैं कहूँगा जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, और समाप्त कर रहा हूँ सर। नमस्ते।